चौवन धैर्य का सपना और मजबूरी। लखनऊ। एक बड़े महल जैसा घर फूलों से सजा हुआ था। महल के हॉल में एक बहुत खूबसूरत शादी का मंडप था। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे। वहीं शादी का सेहरा पहने एक दूल्हा बैठा हुआ था जो बार बार नामे सिर हिला रहा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए दूल्हे को देखा तो दूल्हा बेचारा सा मुंह बनाते हुए अपनी रस्सियां खोलने का इशारा करने लगा। वो आंखों से ही पंडित जी से विनती कर रहा था पर पंडित जी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो मंत्र पढ़ते हुए बोले, कन्या को बुलाए, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। उनकी बात सुनकर दूल्हा और जोर जोर से नामे सिर हिलाने लगा था। वो खिसकते हुए मंडप से भागने की फिराक में था पर उसके भागने से पहले किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दूल्हे की डर से हालत खराब हो गई थी। उसने धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसकी नज़र अपनी दुल्हन पर पड़ी जिसने लाल रंग का लहंगा और हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी। उसके हाथ चूड़ियों से भरे हुए थे और कोहनी तक मेहंदी लगी हुई थी, पैरों में पायल और गले में हार था। दुल्हन का चेहरा लंबे घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। दूल्हे को बस घूंघट से झांकते हुए उसके लाल पतले होंठ दिखाई दे रहे थे। दूल्हा उसे देखकर नामे सिर हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसे इस तरह छटपटाते देखकर दुल्हन ने उसके मुंह से टेप हटाया तो दूल्हा जल्दी जल्दी गहरी सांसें लेने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसने सिर झुकाकर नीचे देखा तो सच में खुद को हवा में पाया। उसकी दुल्हन ने उसके कुर्ते को पकड़ रखा था और वो उसे अपने साथ खींचते हुए मंडप के बीचों बीच जल रहे अग्निकुंड के चारों ओर घूमकर फेरे ले रही थी। ये सब देखकर दूल्हा और ज्यादा डर गया और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो छोड़ो मुझे चुड़ैल, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हेल्प हेल्प, कोई है, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे इस चुड़ैल से शादी नहीं करनी। वो बार बार चिल्ला रहा था पर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। वहां पर उसके अलावा सिर्फ दुल्हन और पंडित जी थे। दुल्हन ने उसके साथ फेरे लिए फिर उसे मंडप में जबरदस्ती बैठाकर उसके हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवाने लगी और मंगलसूत्र पहनने लगी। बेचारा दूल्हा अपने हाथों को पीछे खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जी जान लगाकर अपने हाथ रोक रहा था ताकि वो दुल्हन की मांग में सिंदूर ना भर सके पर उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई और उसके हाथों से दुल्हन की मांग भर गई। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ पल बाद वो बोले, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जजमान अब आप अपनी दुल्हन का घूंघट उठाए और उनकी मुंह दिखाई की रस्म कीजिए। दूल्हा उनकी बात सुनकर पंडित जी को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, पंडित जी ये कोई इंसान नहीं भूतनी है भूतनी, इसका चेहरा देखकर मैं क्या करूंगा, आपको देखना हो तो आप ही देख लो, मुझे नहीं देखना इसका डरावना चेहरा। दूल्हे ने फिर से नामे सिर हिलाया और पीछे होने लगा। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाह रहा था। तभी उसके दोनों हाथ अपने आप हवा में उठने लगे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को रोकने की कोशिश कर रहा था पर उसके हाथ उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उसके हाथों ने दुल्हन का घूंघट पकड़ा और उसे धीरे धीरे ऊपर करने लगा। दूल्हे ने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी दुल्हन का चेहरा देखना नहीं चाहता था। तभी दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा और उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा देखते ही दूल्हे की चीख निकल पड़ी, आ। उसके चिल्लाने के कुछ पल बाद ही उसके चेहरे पर पानी की बरसात होने लगी और वो छटपटाते हुए उठकर सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी और उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा और जब खुद को अपने कमरे और अपने बेड पर पाया और खुद को सही सलामत देखा तो उसने एक राहत की सांस ली। तभी टॉम की आवाज आई, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा था तू? मेरी नींद खराब कर दी तूने। उसका सवाल सुनकर सपना देख रहा लड़का यानी धैर्य अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक अजीब सा डरावना सपना देख रहा था। टॉम सोचते हुए बोला, अजीब सा सपना? क्या सपना देख रहा था, मुझे भी तो बता। उद्धरण चिन्ह। धैर्य ने उसे बताते हुए कहा, मैं सपने में देख रहा था कि एक भूतनी, एक आत्मा मुझसे जबरदस्ती शादी कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। धैर्य ने अपनी बात बोलकर टॉम को देखा जो आंखें बड़ी बड़ी किए उसे ही देख रहा था। उसे इस तरह देखकर धैर्य ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? टॉम सीरियस टोन में बोला, तूने सच में एक भूतनी के साथ जबरदस्ती शादी का सपना देखा? उसे सीरियस देखकर धैर्य ने धीरे से हाँ में सर हिलाया तो टॉम सिर घुमाकर वॉल पर टंगी घड़ी को देखने लगा। धैर्य ने एक नज़र उसे देखा फिर घड़ी को देखकर बोला, तू वहां क्या देख रहा है, वहां क्या है? टॉम घड़ी देखते हुए बोला, तेरा भविष्य देख रहा हूँ, सुबह के 6 बज रहे हैं, इसका मतलब जानता है ना तू? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सुबह देखा गया सपना सच होता है, इसका मतलब तेरी शादी भूतनी से होने वाली है। कहते हुए वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। धैर्य उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो, मैं किसी भूतनी से शादी नहीं करने वाला।
टॉम अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, अबे भूतनी तुझसे पूछकर शादी नहीं करेगी, वो जबरदस्ती शादी करने वाली है तेरे से, तूने सपने में अभी अभी तो देखा अपना भविष्य। कहते हुए वो फिर से हंसने लगा। धैर्य ने एक गहरी सांस ली और उसे बिना कुछ जवाब दिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज के लिए रेडी हो रहे थे। धैर्य मिरर के सामने खड़ा अपने बालों में कॉम्ब कर रहा था। उसने इस वक्त जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट और उसके ऊपर येलो डेनिम जैकेट पहन रखा था। टॉम अपने शर्ट की बाजू मोड़ते हुए बोला, भाई तुझे इतना सजने संवरने की जरूरत नहीं है, तू तो पहले से ही इतना चार्मिंग है या। धैर्य ने उसकी बातों पर सिर हिलाया और मुस्कुराकर अपने बाल ठीक करने लगा। धैर्य, जिसकी उम्र 24 साल थी, परफेक्ट हाइट, एक क्रिएटिव बॉडी, गेहुआ रंग, क्यूट सा चेहरा और उस पर उसकी क्यूट सी स्माइल। कॉलेज में सबसे पॉपुलर और लड़कियों का ड्रीम बॉय था धैर्य, पर आज तक उसे ऐसी लड़की नहीं मिली थी जिसे देखकर उसका दिल धड़का हो, इसलिए वो अब तक अखंड सिंगल था। टॉम उर्फ तन्मय उसका बचपन का दोस्त था। दोनों स्कूल टाइम से साथ थे। टॉम की फैमिली लखनऊ की रिच फैमिलीज में से एक थी, पर उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ज्यादातर धैर्य के साथ उसके घर में रहना पसंद करता था। टॉम भी काफी हैंडमस था और उसे लड़कियों से फ्लर्ट करना पसंद था, पर आज तक उसकी भी गाड़ी फ्लर्टिंग से आगे नहीं बढ़ पाई थी। धैर्य और टॉम दोनों रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गए थे। करीब 1 घंटे बाद दोनों अपनी क्लास में बैठे लेक्चर सुन रहे थे कि एक प्यून क्लास में आया और बोला, धैर्य बख्शी। अपना नाम सुनकर धैर्य खड़ा हुआ तो प्यून ने कहा, तुम्हें प्रिंसिपल सर अपने कैबिन में बुला रहे हैं। धैर्य ने सिर हिलाया और उसके साथ प्रिंसिपल सर के कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद धैर्य और टॉम दोनों कैंटीन में बैठे थे। धैर्य का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर टॉम ने कहा, क्या हुआ, प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया था? उद्धरण चिन्ह। धैर्य परेशान होते हुए बोला, फीस के लिए बुलाया था, कह रहे थे अगर नेक्स्ट वीक तक फीस नहीं दी तो कॉलेज से निकाल देंगे। टॉम उसकी बात सुनकर कुछ कहने को हुआ कि धैर्य ने कहा, कुछ मत कहना, मैं नहीं मानने वाला तुम्हारी बात, तुमने पहले भी मेरी बहुत बार मदद की है, अब और नहीं, मैं हर बार तुमसे तो पैसे नहीं ले सकता। टॉम उसकी बात सुनकर बोला, तो क्या करेगा, इतने कम टाइम में इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 70,000 हो चुके हैं, तू एक सप्ताह में 70,000 कहाँ से लाएगा? धैर्य भी यही सोच रहा था कि वो इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से लाएगा। दोनों इसी मुद्दे पर बातें करते हुए वहां से जाने लगे कि धैर्य ने अचानक कहा, चोरी करना गलत बात होती है बच्चे। टॉम उसकी बात सुनकर अपने आसपास देखने लगा था। उसे तो वहां कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। वो धैर्य से पूछने को हुआ, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया तो वो झट से धैर्य के पीछे छिपते हुए बोला, भूत? यहाँ कोई भूत है क्या? उद्धरण चिन्ह। धैर्य ने उसे एक टेबल के तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां पर वो एक बच्चा है, पिज्जा चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बच्चे से डरने की जरूरत नहीं है। टॉम उस टेबल के आसपास देखते हुए बोला, भाई बच्चा हो या बुढ़ा, भूत भूत होता है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तेरे जैसा नहीं हूँ जिसे बचपन से भूत दिखाई देते हो और इन सब की आदत पड़ चुकी हो। धैर्य ने उसकी बात पर सिर हिलाया और उस बच्चे की आत्मा को देखा। उस बच्चे ने उसे एक नज़र देखा फिर वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद धैर्य और टॉम दोनों पार्किंग एरिया में आ गए। धैर्य अपनी बाइक पर बैठकर उसे स्टॉप करने को हुआ कि टॉम ने अचानक उसे रोकते हुए कहा, रुक भाई, मुझे कुछ याद आया। धैर्य अपना हेलमेट पहनते हुए बोला, क्या याद आया, क्लास में कुछ भूल गए हो क्या? उद्धरण चिन्ह। टॉम ने अपना मोबाइल ऑन किया और धैर्य को दिखाते हुए बोला, ये याद आया, जब तू प्रिंसिपल के ऑफिस गया था तब कुछ स्टूडेंट्स इस बारे में बात कर रहे थे। भूत भगाओ और पाओ मुंह मांगी कीमत, धैर्य ने फोन स्क्रीन पर पढ़ा। टॉम ने कहा, हाँ, भूत भगाओ और पाओ मुंह मांगी कीमत, ये न्यूज़ कुछ दिनों से बहुत पॉपुलर हो रही है। केरल का एक गांव है जहां का ये आदमी अपने घर से भूत भगाने के लिए मदद मांग रहा है, क्यों न तू इसकी मदद कर दे और भूत भगाकर एक मोटी रकम वसूल कर ले। धैर्य ने कुछ पल सोचा फिर कहा, तू जानता है मुझे इन सब से दूर रहना है, मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता। टॉम उसकी बात सुन उसे समझाते हुए बोला, जानता हूँ भाई, पर अभी तुझे इसकी जरूरत है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, इतने कम दिनों में कहाँ से पैसे लाएगा तू? और देखना क्या टाइमिंग है इसकी, तुझे जब पैसों की सख्त जरूरत है तभी ये न्यूज़ तेरे पास आई है, क्या पता ऊपर वाला खुद तेरी मदद कर रहा हो, तुझे इतना अच्छा रास्ता दिखा रहा है और तू है कि भाव खा रहा है। धैर्य ने उसकी बात सुनकर फिर से उस आर्टिकल को पढ़ा। धैर्य को बचपन से भूत दिखाई देते थे। उसके पापा दादा सब तांत्रिक थे, इसलिए उसे जन्म से ये शक्तियां प्राप्त थी, पर धैर्य को भूतों से कोई वास्ता नहीं रखना था। उसे तो जैसे भूतों से नफरत थी। वो हमेशा इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था, पर फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और टॉम को देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, ठीक है, पर इसके बाद दोबारा कभी नहीं। टॉम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और उसे जोर से हक कर लिया। अगली रात को दोनों ट्रेन में थे। टॉम उबासी लेते हुए बोला, केरल में तो तेरा पुरखों का गांव है ना, वहां तो तेरा भी घर होगा। धैर्य विंडो से बाहर देखते हुए बोला था, अब नहीं है, सालों पहले दादाजी लखनऊ आ गए थे और यहीं बस गए थे।
टॉम ने सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे वो भूतनी बहुत खूबसूरत थी क्या? उसका सवाल सुनकर धैर्य कंफ्यूज होकर बोला, कौन सी भूतनी, किसकी बात कर रहा है तू? टॉम ने कहा, वही भूतनी जिसने सपने में तेरे से जबरदस्ती शादी की थी, वो बहुत खूबसूरत थी क्या? उद्धरण चिन्ह। धैर्य ने उसकी बात सुनकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा तो टॉम ने अपने दांत दिखा दिए और चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद टॉम गहरी नींद में सो रहा था, पर धैर्य की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बेचैन हो रहा था। वो अपनी सीट से उठा और वॉशरूम के अंदर गया। कुछ पल बाद उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अपने ठीक सामने एक बुजुर्ग आदमी को खड़ा पाया। उस बुढ़े को अचानक देखकर धैर्य ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। वो अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, अरे बाबा, आप कौन है? अचानक यहाँ कहाँ से पधार गए आप? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है या भूत हो तो क्या कहीं भी कभी भी आ जाओगे? बाबा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से गायब हो गए। उसे अचानक गायब होता देखकर धैर्य ने खुद से कहा, अजीब भूत बाबा थे, सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने आए थे क्या? उसने सिर हिलाया और वापस जाने को हुआ कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसके कदम वहीं जम से गए। तारांकन, क्या धैर्य का सपना वाकई एक सपना था या था उसका भविष्य? तारांकन, क्या होगा जब धैर्य जाएगा केरल? क्या वो सही सलामत लौट कर आ पाएगा या साथ आएगी एक नई मुसीबत? बहुत हैंडसम और क्यूट। ट्रेन में धैर्य अपनी जगह पर रुक गया था। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसने धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो बंदर की तरह उछलते हुए 2 कदम पीछे हो गया। उसके ठीक पीछे एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी जो बहुत प्यार से धैर्य को देख रही थी। धैर्य अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, अरे दादी, मेरी जान लेने का इरादा है क्या? अचानक कहां से पके हुए आम की तरह टपक आए आप? बूढ़ी औरत ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो धैर्य डर कर 2 कदम पीछे हट गया। वो घबराते हुए बोला, क्या क्या चाहिए आपको मुझसे? आप मेरे पास क्यों आ रही हैं? बूढ़ी औरत उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम तो बहुत सुंदर हो लड़के, वो क्या कहते हैं, बहुत हैंडसम और क्यूट। बूढ़ी औरत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर धैर्य के कान शर्म से लाल हो गए। वो अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करते हुए बोला, थैंक यू दादी, ये बात तो मुझे सब ही कहते हैं, पर आप क्यों कह रही है, कहीं आपको मुझसे? कहते हुए वो शक भरी नजरों से उसे देखने लगा। बूढ़ी औरत उसकी आधी अधूरी कही बात का मतलब समझ गई थी। वो उसे अपने हाथ का चांटा दिखाते हुए बोली, हट पागल लड़के, कुछ भी बोलता है, तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, मेरी तो कई सालों पहले शादी हो चुकी थी और जिससे हुई थी वो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। धैर्य उनकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, कांता, तुम अब भी यहीं हो? चलो जल्दी, अगले स्टेशन पर हमें उतरना भी है। आवाज सुनकर धैर्य ने झट से पीछे पलटकर देखा। उसके ठीक पीछे वही बुढ़े बाबा खड़े थे। धैर्य ने उन्हें देखा। वो बहुत खड़ूस और डरवाने टाइप के आदमी लग रहे थे, वहीं वो दादी काफी प्यारी और शांत स्वभाव की औरत लग रही थी। धैर्य ने अपना सलाइवा गटका और पतली गली से निकलने को हुआ कि बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ चले, पहले मेरी बात तो सुन लो। फिर जैसे उन्हें कुछ रियलाइज हुआ और उन्होंने धैर्य के हाथ को देखा, फिर चौंकते हुए बोली, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? तुम कौन हो? एक आत्मा तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ सकती है? क्या तुम भी हमारी तरह एक भूत हो? धैर्य ने झट से ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं दादी, मैं इंसान हूं, बस मैं भूतों को देखने के साथ साथ उन्हें छू भी सकता हूं। बूढ़ी औरत उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसके पास आते हुए बोली, सच में बेटा? तुम्हें पता है मेरी नज़र में एक लड़की है, उसकी मौत कुछ ही दिनों पहले हुई है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं? बूढ़ी औरत की बात सुनकर धैर्य की आंखें लगभग बाहर आने को हो आई थी। अरे वो एक जीता जागता इंसान था। हाँ, उसके पास भूतों को देखने और उन्हें छूने की शक्तियां थी, पर इसका ये मतलब थोड़ी था कि वो इंसानों को छोड़कर एक भूत से शादी कर लेगा। धैर्य ने ना में सिर हिलाया तो बूढ़ी औरत उसे अपने साथ दरवाजे के तरफ ले जाते हुए बोली, अरे तुम शर्माओ मत, एक बार उस लड़की को देखो तो, वो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। धैर्य का चेहरा रोने जैसा हो चुका था। वो बेचारा किसी भी तरह दादी से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी थी। धैर्य ने जैसे ही प्लेटफॉर्म देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो झट से अपना पेट पकड़कर बैठ गया। वो दर्द से कराहते हुए बोला, आह दादी, मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप जाओ, मैं उस लड़की के भूत से फिर कभी मिल लूंगा। कहते हुए वो एक पल भी वहां नहीं रुका और तेज कदमों से भागकर वापस बाथरूम में घुस गया। बूढ़ी औरत भी उसके पीछे जाने को हुई, पर बूढ़े आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, उसे छोड़ो, अब क्या उसके पीछे बाथरूम में भी जाओगी? उसने कहा, ना, वो बाद में उस लड़की से मिल लेगा, चलो हमारा स्टेशन आ गया है। धैर्य बाथरूम के दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि दोनों वहां से चले गए हैं, तब उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। अगली सुबह टॉम अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। आंखें खुलते ही उसकी नजर सबसे पहले धैर्य पर पड़ी, जो सीट पर बैठे बैठे ही सो रहा था।
उसे इस तरह सोते देख वो उसे जगाते हुए बोला, धैर्य, ओह भाई उठ जा, ऐसे क्यों सो रहा है तू? उसके जगाने पर धैर्य की नींद टूट गई और वो अंगड़ाई लेते हुए बोला, क्या हुआ, हमारा स्टेशन आ गया क्या? टॉम ने कहा, नहीं, अभी हमारा स्टेशन नहीं आया है, पर तू ऐसे क्यों सो रहा था? धैर्य ने उसके पूछने पर उसे कल रात की सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर टॉम हंसते हुए बोला, वाह भाई क्या किस्मत है तेरी, पहले तो लड़कियों के रिश्ते आते थे पर अब तो भूतों के भी आने लगे। धैर्य अपना कंधा दबाते हुए बोला, छोड़ ना, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। जाकर फ्रेश हो जा, कुछ देर बाद हमारा भी स्टेशन आ जाएगा। टॉम ने सिर हिलाया और सीट से उठकर जाने को हुआ कि कुछ सोचकर वापस धैर्य के पास आया और बोला, वैसे भाई, वो भूत होकर ट्रेन से क्यों सफर कर रहे थे? भूतों के पास तो वो वाली शक्ति होती है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। धैर्य ने कहा, सारे भूतों के पास एक जैसी शक्तियां नहीं होती है, उन्हें वक्त के साथ शक्तियां मिलती हैं। जैसे कि अगर तू मरा और मैं तेरे 10 साल बाद मरा तो तेरे पास मेरे मुकाबले ज्यादा शक्तियां होगी। वैसे ही जिन्हें मरे हुए एक अरसा बीत चुका हो उनके पास ही ऐसी शक्तियां होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उस ओल्ड कपल की मौत कुछ दिनों पहले हुई होगी, इसलिए उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी। टॉम ने सिर हिलाया और फ्रेश होने के लिए चला गया। धैर्य की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो वापस सीट पर लेटकर सो गया। करीब 2 घंटे बाद दोनों अल्पीडा रेलवे स्टेशन इमेजिनरी नेम पर खड़े थे। उनकी ट्रेन जा चुकी थी। दोनों आंखें बड़ी बड़ी किए स्टेशन के चारों तरफ देख रहे थे। टॉम अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, धैर्य, ये स्टेशन इतना डरवाना क्यों है मेरे भाई? दोपहर के टाइम में भी कितना सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ। धैर्य को भी स्टेशन देखकर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। स्टेशन पूरी तरह से खाली था। वहां कुछ पुरानी बेंचेस लगी हुई थी, पर ना ही कोई दुकान थी और ना ही कोई और नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से इस रेलवे स्टेशन की मरम्मत नहीं की गई हो। धैर्य ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोला, काफी पुराना स्टेशन है, शायद इसलिए ऐसी हालत हो चुकी है। चल हम बाहर चलते हैं, उन्होंने कहा है ना वो हमारे लिए कार भेजेंगे। टॉम ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और दोनों तेज कदमों से स्टेशन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उनकी नजर कुछ दूर खड़ी एक कार पर पड़ी जिसके पास ही एक आदमी खड़ा था। दोनों उनके पास आए तो वो आदमी उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आप दोनों लखनऊ से आए हो? टॉम ने कहा, हाँ जी, मैंने ही भूत भगाओ और पाओ मुंह मांगी कीमत पर कॉल किया था। ये धैर्य है, यही आपका? मेरा मतलब है यही आपके घर से भूत भगाएगा। वो आदमी टॉम की बात सुनकर धैर्य को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए बोला, ये लड़का, ये तो इतना जवान और मासूम बच्चे की तरह दिखता है, ये कैसे भूत भगा पाएगा? उद्धरण चिन्ह। धैर्य उनकी बात सुन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, आप एक बार हमें उस घर में लेकर चलिए, मुझे एक चांस तो दीजिए, उसके बाद कोई राय बनाइएगा। उस आदमी ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया, फिर दोनों को कार में बैठाकर कार स्टार्ट कर दी। टॉम खिड़की से बाहर देख रहा था। वो लोग एक कच्ची सड़क से जा रहे थे जिसके दोनों तरफ घने जंगल थे। टॉम ने कहा, वैसे अंकल, यहाँ का स्टेशन बहुत खाली खाली सा लगा हमें, और ये सड़क भी कच्ची है। यहाँ के लोग ट्रेन से सफर नहीं करते हैं क्या? वो आदमी कार ड्राइव करते हुए बोला, ट्रेन से सफर करते हैं पर इस स्टेशन से कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पास में ही एक खंडहर पड़ा घर है जिसमें एक भूतनी रहती हैं। कई लोगों ने रात में उसके गाने की आवाज सुनी है, इसलिए डरकर अब कोई भी इस रास्ते का या इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो भूतनी दिन में भी गाना गाती है और लोगों को अपने पास बुलाती है। अंकल की बात सुनकर टॉम के पसीने छूट गए थे, पर धैर्य शांत नजरों से जंगल को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने एक पतली कच्ची सड़क देखी जो जंगल के बीचों बीच से जा रही थी। अचानक उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज होने लगी थी और उसकी काली गहरी आंखें उस कच्ची सड़क से होते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। टॉम ने उसे देखा तो वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, तू उधर क्या देख रहा है? उसके पूछने पर धैर्य ने ना में सिर हिलाया और अपने सीने से हाथ हटा लिया, पर उसकी आंखों ने कुछ पल जंगल की तरफ देखा और फिर उसने अपनी नजरें उस तरफ से फेर ली। उसके नजरें हटाते ही पेड़ों के बीच थोड़ी दूरी पर एक घर दिखाई दिया। वो घर बाहर से खंडहर की तरह दिखाई दे रहा था। उस घर से किसी की गुनगुनाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात का वक्त, एक बड़े से घर के बाहर कई लोग खड़े हुए थे और अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही टॉम भी खड़ा था। उनमें से एक आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारा दोस्त मर तो नहीं गया? उसे अंदर गए 1 घंटा हो चुका है। टॉम ने उसे तिरछी नजर से घूरते हुए कहा, अगर वो मर गया ना तो उसकी भी आत्मा भूत बनकर तुम लोगों को डराएगी, इसलिए सोच समझकर बोलो। उसके कहने पर वो आदमी चुप हो गया और फिर से अंदर देखने लगा। थोड़ी देर बाद धैर्य घर से बाहर आया। उसके कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे। उसके हाथ और चेहरे पर थोड़े चोट के निशान थे। उसे इस तरह देखकर टॉम भागते हुए उसके पास गया और उसकी फिक्र करते हुए बोला, धैर्य, तू ठीक तो है ना? ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब तेरे साथ? धैर्य अपनी जैकेट झाड़ते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। अंदर एक मोटे हटे कट्टे आदमी का भूत था, उसके साथ ही थोड़ी हाथापाई हो गई थी।
उसकी बात सुन घर का मालिक जल्दी से उसके पास आया और बोला, भूत भागा कि नहीं, क्या वो अब भी अंदर है? धैर्य ने उनसे कहा, हाँ वो अब भी अंदर है, पर घबराए मत, वो आपके ड्राइवर का भूत है। उसका कहना है कि उसने सारी जिंदगी आप लोगों की सेवा की, पर उसके मरने के बाद आप लोगों ने उसके परिवार को छोड़ दिया। एक बार मिलने भी नहीं गए आप लोग। वो चाहता है कि आप उसके एकलौते बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा लें। अगर आप लोगों ने उसकी ये विश पूरी कर दी तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। धैर्य की बात सुनकर घर का मालिक शर्मिंदा हो गया था। उसने कहा, मैं भूल गया था, दीना ने अपनी सारी जिंदगी हमारी सेवा की थी और दीना मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आज से तुम्हारा बेटा हमारे साथ इसी घर में रहेगा। फिर उन्होंने अपने एक आदमी को दीना के बेटे को लाने को कहा। उनके आदमी ने सिर हिलाया और दीना के घर चला गया। उसके जाने के बाद धैर्य अपनी चोट को छूते हुए बोला, बहुत गुस्से वाला आदमी था दीना, कितना मारा है मुझे। उसकी बात सुनकर घर का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो थोड़ा ज्यादा गुस्सा करता था, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से और पैसे दूंगा। ये सुनकर धैर्य ने हाँ में सिर हिलाया। फिर घर के अंदर देखा जहां दीना खड़ा था। दीना ने धैर्य को देखकर उसे इशारे से थैंक यू कहा, फिर एक मुस्कुराहट के साथ वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद टॉम पैसे गिन रहा था। उसके पास टेबल पर बहुत सारे पैसों की गड्डी रखी हुई थी। उसने पैसे गिने, फिर मुस्कुराते हुए धैर्य के कान में बोला, अबे ये तो पूरे 10 लाख है, हमने तो बस 1 लाख ही मांगा था। धैर्य ने उसकी बात सुन शांत भाव से कहा, अंकल इतने पैसों की जरूरत नहीं है, आप हमें 1 लाख ही दीजिए। अंकल उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोले, रख लो बेटा, तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी दीना के बारे में जान ही नहीं पाता। रख लो, इसे काम आएंगे। धैर्य फिर से कुछ कहने को हुआ कि टॉम जल्दी से सारे पैसे बैग में डालते हुए बोला, जी अंकल आप इतने प्यार से दे रहे हो तो मना कैसे कर सकते हैं, हम रख लेते हैं इनको, कहकर उसने धैर्य को आंखें दिखाई और उसे चुप रहने का इशारा करने लगा। अंकल उन्हें देख मुस्कुराकर बोले, आज रात रुक जाते तो अच्छा लगता हमें। धैर्य ने कहा, कल सुबह की ट्रेन है, वरना रुक जाते, हमारा वापस जाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए अब हमें जाने दीजिए। अंकल ने सिर हिलाया और उन्हें एक बाइक की चाबी देते हुए कहा, इस बाइक को ले जाओ, इस स्टेशन पर ही छोड़ देना, कल दिन में मेरा आदमी वापस ले आएगा, अभी इस वक्त रात में कोई भी तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएगा। धैर्य और टॉम ने सिर हिलाया, फिर उन्हें बाय बोलकर बाइक में बैठ गए। जाने से पहले धैर्य ने एक नज़र दीना के बेटे को देखा जो घर के आंगन में खेल रहा था। उसे खेलता देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वो बाइक स्टार्ट कर स्टेशन के लिए निकल गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों उसी जंगल वाले रास्ते पर थे जहां से वो सुबह गुजरे थे। धैर्य बाइक चला रहा था और टॉम डरा सहमासा पीछे बैठा था। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, बाइक और तेज चला, मुझे डर लग रहा है। तूने सुना था ना दिन में उस अंकल ने क्या कहा था? यहाँ जंगल में एक भूतनी रहती है जो गाना गाकर लोगों को बुलाती है, ऐसा ना हो उसका आज का दिन हम दोनों बन जाएं। धैर्य मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू डर मत, मैं हूं ना। अगर वो भूतनी आ भी जाएगी तो मैं उसे मारकर भगा दूंगा। धैर्य ने इतना कहा ही था कि अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। धैर्य ने बाइक संभालने की कोशिश की, पर 2 मिनट बाद बाइक बंद हो गई। बाइक बंद होते ही टॉम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और रोनी सूरत बनाकर बोला, लगता है भूतनी जी नाराज हो गई, तूने उनकी शक्तियों को चैलेंज क्यों किया बे? अब तो हम दोनों मरेंगे, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, या मुझे बचा ले। धैर्य ने बाइक स्टैंड पर लगाए और कहा, नीचे उतर, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, तू बाइक देख, शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी। टॉम डरते हुए नीचे उतरा और फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके बाइक की प्रॉब्लम ढूंढने लगा। धैर्य ने भी अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर ली। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आए और उसकी नजरें अपने आप जंगल की तरफ घूम गई। टॉम मन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बाइक बनाने लगा। वहीं धैर्य के पांव जैसे अपने आप जंगल की तरफ बढ़ने लगे थे। किसकी मीठी आवाज सुनाई दी धैर्य को? क्यों धैर्य के पांव बढ़ने लगे जंगल की तरफ? अंकल ने जिस भूतनी का जिक्र किया था, क्या वो वाकई में है, या वह महज कोरी अफवाह है? धरा की आजादी, धरा की आजादी। केरल। टॉम बाइक ठीक कर रहा था, इस बात से अनजान कि धैर्य वहां से जा चुका है। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, जल्दी से ठीक हो जा या तू, मुझे अब डर लगने लगा है, कितना घना जंगल है, पता नहीं कब कौन किधर से आ जाए। धैर्य शायद बाइक ठीक हो गई, तू स्टार्ट करके देख एक बार। धैर्य उद्धरण चिन्ह। टॉम ने धैर्य को आवाज लगाई, पर धैर्य तो वहां था ही नहीं जो उसे रिप्लाई करता। उसके रिप्लाई ना करने पर टॉम ने सिर उठाकर देखा, फिर चारों तरफ धैर्य को खोजने लगा। धैर्य को वहां ना देखकर डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो रोनी सूरत बनाकर बोला, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया तू, धैर्य भाई, कहते हुए वो धैर्य का नाम लेकर चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ धैर्य जंगल के बीचों बीच आ चुका था। उसके कदम जैसे अपने आप एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उसने हाथ आगे बढ़ाकर पेड़ की एक पतली टहनी हटाई तो उसे कुछ कदमों की दूरी पर एक खंडहर जैसा घर दिखाई दिया। धैर्य को उस घर से ही गाने की आवाज सुनाई दे रही। उस घर के अंदर हल्की रोशनी थी जिससे घर और उसके आसपास की चीजें दिखाई दे रही थी।
उसे उस घर से गाने की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। आजा, आजा। घर के अंदर एक लड़की थी जो सफेद लहंगा चोली पहने थी। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी और वो गाना गाते हुए घर के आंगन में घूम रही थी। अजनबी हवाएं बेकरार आहें दे रही सदाएं, आजा आजा। धैर्य उस घर को देखते हुए आगे बढ़ा कि तभी उसकी नजर घर के अंदर मौजूद उसी लड़की के साए पर पड़ी। उसे देख धैर्य उसका पीछा करते हुए घर के पास जाने लगा। न जाने उस मधुर आवाज में कैसी अनोखी कशिश थी कि धैर्य अपने होश पूरी तरह से खो चुका था और आवाज की दिशा में बढ़ता चला जा रहा था। धैर्य घर के पास आया तो उसे मेन गेट नजर आया जो कि काफी बड़ा और पुराना था। उस गेट के दोनों फाटक खुले हुए थे। धैर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके कदम घर के गार्डन में पड़ चुके थे। उसके गार्डन में कदम रखते ही उस लड़की ने तिरछी नजरों से अपने पीछे एक बड़े से बंद दरवाजे को देखा। उस लड़की की आंखें हल्की नीली और बेहद खूबसूरत थी। उसके नेचुरल लाल होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। उसने फिर से गाना शुरू किया। धैर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे गाने की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी थी। गाने की धुन और आवाज इतनी मीठी और सुरीली थी कि धैर्य बस उसके तरफ खींचा चला जा रहा था। धैर्य के अंदर अब उस लड़की को देखने की इच्छा और ज्यादा उफान मार रही थी। वो उस लड़की को देखने की चाह में दरवाजे के पास वाली खिड़की के सामने आ गया। वो खिड़की कांच की थी जिस पर धूल मिट्टी जमी थी। धैर्य ने अपने एक हाथ से खिड़की पर जमी धूल को साफ किया फिर अंदर देखने की कोशिश करने लगा। तभी उसे फिर से आवाज आए और वो लड़की अब घर के अंदर सीढ़ियों पर लेटी गाना गा रही थी। उसके लाल आलते से सजे और मोटी पायल से भरे दूध से गोरे पैर उसे दिखाई दिए। उस लड़की के खूबसूरत पैर देखकर धैर्य के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। तभी उस लड़की ने अपने पैर खींच लिए जिस वजह से धैर्य अब उसे देख नहीं पा रहा था। उसका मन अब उस लड़की का चेहरा देखने को उतावला होने लगा था। वो जल्दी से खिड़की से हटा और दरवाजे की तरफ चला गया। धैर्य के जाने के बाद उस लड़की ने खिड़की की तरफ अपनी नजरें घुमा ली थी। उसके लाल होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कान तैर रही थी। धैर्य दरवाजे के पास आया तो उसकी नजर दरवाजे पर लगे बड़े से ताले और उस पर बंधे तावीज पर पड़ी। ताला और वो तावीज बहुत पुराना और सड़ा हुआ दिख रहा था। शायद बहुत वक्त तक लगे रहने के कारण उसमें जंग लग गई थी और तावीज का धागा भी कमजोर हो चुका था। धैर्य जैसे ही दरवाजे के सामने आया वो लड़की सतर्क होकर सीढ़ियों पर सीधी बैठ गई और बंद दरवाजे को देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा लिया जैसे कि वो धैर्य को अपनी तरफ बुला रही हो। धैर्य अपने होश में नहीं था। उसने तावीज को देखा तो उसे तोड़ने के लिए हाथ आगे किया पर जैसे ही उसने उस तावीज को छुआ एक जोरदार बिजली चमकी जिसकी आवाज सुनकर वो एकदम से अपने होश में आ गया और उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया। धैर्य के हाथ पीछे खींचते ही वो लड़की एक झटके से खड़ी हो गई। उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया था। उसकी खूबसूरत हल्की नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने बेहद गुस्से भरी नजरों से दरवाजे को देखा फिर उस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतर रही थी जिससे उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके पैरों की पायल के घुंघरू जोरों से बज रहे थे। धैर्य ने आसपास देखा तो खुद को कहीं और पाकर सोचते हुए बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया, ये कौन सी जगह है या उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो वापस जाने को हुआ कि तभी उसे अपने पैरों के पास एक मोटा काले रंग का सांप दिखा। सांप को देखते ही धैर्य डर कर चिल्लाते हुए पीछे होने लगा कि तभी उसके पैर आपस में उलझ गए और वो दरवाजे के पास बनी छोटी सीढ़ियों पर जा गिरा। धैर्य के गिरने की वजह से उसका एक हाथ दरवाजे पर लगे ताले और उस पर बंधे तावीज पर लगा जिस वजह से ताले के साथ साथ तावीज भी टूटकर लटक गया। ताले और तावीज के टूटने की आवाज सुनकर दरवाजे के उस पार मौजूद लड़की एकदम से रुक गई। इधर धैर्य अचानक बदलते मौसम को देखकर हैरान होने के साथ ही साथ घबरा भी गया था। तभी उसे टॉम की आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ ही चला आ रहा था। धैर्य ने उसकी आवाज सुनकर उस सांप को देखना चाहा पर वो सांप जैसे अचानक गायब हो चुका था। सांप को वहां ना देखकर धैर्य फुर्ती से उठा और भागते हुए वहां से बाहर जाने लगा। वहां का मौसम एकदम से बदल चुका था। तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगे थे और कुछ ही पलों में वहां तेज बरसात होने लगी थी। धैर्य मेन गेट के पास आया तो टॉम उसे वहीं मिल गया। टॉम ने उसे जैसे ही देखा वो झट से उसके गले से लगते हुए बोला, भाई तू जिंदा है, शुक्र है भगवान का तू मरा नहीं। धैर्य उसे खुद से दूर करते हुए बोला, अबे क्या बोल रहा है, चल जल्दी यहाँ से, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। टॉम ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बरसात से बचने की कोशिश करते हुए जाने लगे पर दोनों अनजान थे कि कोई उन दोनों को देख रहा था। उस घर के छत पर वही लड़की खड़ी थी। उसके सफेद कपड़े और लंबे बाल बरसात में भीग चुके थे। वो छत पर खड़ी दोनों को जाते हुए देख रही थी कि उसकी नज़र धैर्य के राइट हैंड के एक निशान पर पड़ी। उस निशान को देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई थी। फिर एकदम से उसके होठों पर मुस्कान तैर गई और वो धैर्य को जाते हुए देखने लगी। तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, मुबारक हो, आखिरकार 100 साल बाद आप इस घर से आज़ाद हो ही गई।
उसकी बात सुनकर सफेद कपड़े वाली लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया और आसमान से बरस रहे पानी की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। वो अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, 100 साल। 100 साल से धरा कैद थी इस घर में, पर अब आजाद है धरा। कहते हुए उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसके पीछे खड़ी लड़की ने कुछ सोचकर कहा, पर अब आगे क्या, अब आप क्या करोगी? मतलब अब तो आप आजाद हो और आपके पास इतनी पावर्स भी है, तो अब आपका आगे का क्या प्लान है? उसकी बात सुन धरा ने सिर नीचे किया, फिर पलकें उठाकर बाइक पर बैठ रहे धैर्य को देखा। धैर्य को देख वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, वो लड़का मुझे चाहिए। उसने मुझे इस घर से आजाद किया है और अब वही मुझे इस दुनिया से मुक्ति भी दिलाएगा। धरा की बात सुनकर उस लड़की ने भी अपनी शक्तियों से धैर्य और टॉम को देखा। धैर्य बाइक चला रहा था और टॉम उसके पीछे बैग को कसकर पकड़े बैठा था। वो धैर्य पर गुस्सा करते हुए बोला, तू मुझे और 10 लाख को अकेला छोड़कर उस भूतनी के घर में क्यों गया था? अगर मुझ मासूम को कुछ हो जाता तो? अगर कोई भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल कोई भी मेरे सामने आ जाती तो? मैं तो कनवारा ही निकल लेता, मेरी मॉम अपनी बहू की शक्ल भी ना देख पाती। धैर्य बाइक चलाते हुए बोला, कुछ हुआ तो नहीं ना? देख खुद को, तू जिंदा है और सही सलामत है। मुझे नहीं पता मैं उस घर तक कैसे चला गया था। अब इन बातों को छोड़ और ठीक से बैठ, बारिश और तेज हो रही है, हमें जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचना है। टॉम ने मुंह बनाते हुए हाँ कहा और बैग को और कसकर पकड़ लिया। वहीं धरा और वो लड़की उन्हें देखने के साथ साथ उनकी बातें भी सुन रही थी। धरा उनकी बात सुन एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, 10 लाख, लगता है इन्हें इन पैसों की सख्त जरूरत है। उस लड़की ने उसकी बात पर कहा, हाँ तभी तो देखो उस लड़के ने कितने कसकर बैग को पकड़ रखा है, जैसे उसकी जान उस बैग में ही बसी हो। धरा कुछ सोचकर बोली, मुझे कल सुबह तक वो बैग चाहिए। कैसे और क्या करोगी ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। उस लड़की ने सिर हिलाया, फिर वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद धरा बारिश में फिर से भीगते हुए अपनी आज़ादी का जश्न मनाने लगी। कुछ देर बाद धैर्य ने बाइक स्टेशन के बाहर रोकी। दोनों जल्दी से बाइक से नीचे उतरे और भागते हुए स्टेशन के अंदर चले गए। दोनों अब तक पूरी तरह से भीग चुके थे। धैर्य अपने बालों और कपड़ों से पानी झाड़ने लगा था, वहीं टॉम ने अब भी कसकर बैग पकड़ रखा था। धैर्य ने उसे देखा तो कहा, अब तो बैग छोड़ दे, यहाँ कोई हमारे पैसे चोरी नहीं करेगा। टॉम ने ना में सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, ना भाई, मैं तो लखनऊ तक इसे ऐसे ही पकड़ कर रहने वाला हूँ। आज के टाइम में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता है कि मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। तू नहीं जानता, पर ये 10 लाख देखकर मुझे खुद पर कितना प्राउड फील हो रहा है। मेरी जिंदगी की पहली कमाई है ये 10 लाख रुपए। कहते हुए वो खुशी से उछलने लगा था। धैर्य ने उसे देखकर सिर हिला दिया था, पर तभी टॉम को हील्स की टक टक की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो सीधा खड़ा हो गया और धैर्य से बोला, तुझे किसी की हील्स की टक टक सुनाई दे रही है क्या? मुझे सुनाई दे रही है। धैर्य उसकी बात सुनकर बोला, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तेरे दिमाग में हर वक्त लड़की रहती हैं, इसलिए तुझे उनकी हील्स की आवाज सुनाई दे रही है। टॉम भी उसकी बात सुनकर सोचने लगा था। उसे लगा शायद उसे सच में कोई वहम हुआ हो, पर तभी उसे फिर से हील्स की टक टक की आवाज सुनाई दी। इस बार तो वो कंफर्म हो गया कि उसके आसपास कोई लड़की है और उसे कोई वहम नहीं हो रहा है। उसने धैर्य से कुछ कहना चाहा कि तभी उसकी नजर धैर्य के पीछे से आ रही एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की उनके तरफ ही आ रही थी, जिसे देखते ही टॉम की आंखें बड़ी हो गई। कौन है धरा, और क्या होगा उसे आजाद करवाने का अंजाम? क्यों थी धरा 100 साल से कैद? क्या होगा अब बेचारे धैर्य के साथ? आखिर क्यों और किसी लड़की को देख टॉम की आंखें बड़ी हो गई। चोरी हुए 10 लाख। 4 चोरी हुए 10 लाख। केरल। टॉम आंखें बड़ी बड़ी किए उस लड़की को अपनी तरफ आता देख रहा था। धैर्य ने उसे देखा तो कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है तू? मेरे पीछे कोई है क्या? टॉम ने उसकी बातों पर बस हाँ में सिर हिलाया। धैर्य ने उसकी हाँ देख पीछे पलट कर देखा। पीछे पलटते ही उसे भी एक लड़की अपनी तरफ आती हुई दिखी। टॉम की नजरें उसकी रेड हाई हील्स पर थी, जिससे वो टक टक की आवाज करते हुए उनके तरफ ही आ रही थी। टॉम ने धीरे धीरे पलकें उठाए और उस लड़की के हाई हील्स से होते हुए उसके गोरे पतले पैरों को देखा, फिर उसकी नजर उसकी पतली कमर पर पड़ी और उसके बाद उसके प्यारे से चेहरे पर। उस लड़की ने ब्लू डेनिम स्कर्ट के साथ येलो स्ट्रैप वाला क्रॉप टॉप कैरी किया था। उसके बाल खुले थे, जो कि उसके कंधों से थोड़े नीचे तक थे। वो लड़की देखने में बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। उसकी उम्र लगभग 21 साल लग रही थी। उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग था, जिसे खींचते हुए वो चली आ रही थी। वो उन दोनों के पास आई और उनके सामने खड़ी होते हुए प्यार से बोली, हेलो, आप दोनों भी ट्रेन का वेट कर रहे हो क्या? टॉम तो मुंह खोले उसे एकटक निहार रहा था। धैर्य ने टॉम को इस तरह देखा तो उसने अपना सिर पीट लिया। उसने धीरे से टॉम के पीठ पर एक पंच मारा तो टॉम अपने सेंस में वापस आया और हाँ में सिर हिलाने लगा। वो लड़की मुस्कुराकर बोली, ओह, एक्चुअली मैं भी 2 घंटों से ट्रेन का वेट कर रही हूँ, पर ट्रेन आ ही नहीं रही। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत बोर हो रही थी। और अब ये बिन मौसम बारिश। वैसे आप लोगों को कहाँ जाना है?
उद्धरण चिन्ह। धैर्य ने कहा, लखनऊ, और तुम्हें कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की चौंकते हुए बोली, मुझे भी लखनऊ जाना है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे लगा था शायद मैं अकेली सफर करूंगी, पर अच्छा हुआ आप दोनों मिल गए। अब मैं ट्रेन में बोर नहीं होंगी। बाय द वे, आई एम जेरी, और आप दोनों। धैर्य ने अपना हाथ उससे हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि तभी टॉम फुर्ती से उसके सामने आ गया और जेरी के हाथों में अपना हाथ देते हुए बोला, माई सेल्फ तन्मय रघुवंशी, लोग मुझे प्यार से टॉम बुलाते हैं, और ये मेरा दोस्त धैर्य, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। वैसे आपका हाथ बहुत सॉफ्ट है और आप बहुत खूबसूरत हैं। कहते हुए वो प्यार भरी नजरों से जेरी को देखने लगा। जेरी ने उसकी बात सुन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया, फिर अपना हाथ खींचते हुए धैर्य से बोली, धैर्य राइड, आप बहुत क्यूट हो, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? जेरी के इस तरह अचानक पूछने से धैर्य को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने टॉम को देखा जो आंखें छोटी कर तिरछी निगाहों से उसे ही घूर रहा था। उसे देख धैर्य झट से बोला, जी हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, पर इसकी नहीं है। ये बेचारा तो जन्म से ही सिंगल है। आप दोनों बात करो, मैं अभी आया। कहते हुए वो तेज कदमों से दूसरी तरफ चला गया। जेरी उसे जाता देख मायूस होकर बोली, बैड लक, कितना हैंडसम और क्यूट बंदा है ये, बट इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तभी उसे अपने कानों में धरा की आवाज सुनाई दी, जो करने गई हो वो करो, उसके झूठ पर ध्यान मत दो। जेरी ने आवाज सुनकर टॉम के तरफ देखा तो उसे उसके पीछे धरा दिखाई दी, जो धैर्य को जाते हुए देख रही थी। टॉम उसे देख और सुन नहीं सकता था, पर जेरी उसे देख सकती थी और उससे बातें भी कर सकती थी। जेरी उसकी बात सुन कंफ्यूज होकर मन में बोली, झूठ? उसने क्या झूठ कहा मुझसे? धरा की आंखें अब भी धैर्य पर टिकी हुई थी, जो उन सब से थोड़ी दूर एक बेंच पर बैठकर अपना फोन यूज कर रहा था। धरा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर रही थी। ये मुस्कान किस लिए थी शायद धरा खुद भी नहीं जानती थी। उसने जेरी को जवाब दिया, उसने झूठ बोला तुमसे, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जेरी उसकी बात सुनकर मायूसी से बोली, झूठ कहा, पर क्यों? मैं तो इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। तभी टॉम की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, मैं भी बहुत क्यूट और हैंडसम हूँ ना? आई नो, पर अब तुम मुझे इस तरह देखना बंद भी करो, मुझे शर्म आ रही है। कहते हुए वो शर्माने की एक्टिंग करने लगा। जेरी ने उसकी बात सुन उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मन में बोली, हाँ हैंडसम तो तुम भी हो, पर मैं तुम्हें नहीं, धरा को देख रही थी। इडियट, जब तक अपना काम खत्म ना कर लूं तब तक तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। जेरी ने मुस्कुराकर टॉम की तरफ देखा और कहा, हम भी चलें, बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। वैसे तुम और धैर्य पूरी तरह से भीग चुके हो, तुम दोनों को अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। टॉम ने हाँ में सिर हिलाया, फिर अपने बालों से पानी झाड़ते हुए धैर्य के पास जाने लगा। जेरी भी अपना ट्रॉली बैग लिए उसके पीछे पीछे जा रही थी, पर उसकी नजरें टॉम के हाथ में मौजूद पैसों से भरे बैग पर थी। टॉम धैर्य के पास आया तो धैर्य ने उसे बताया कि उनकी ट्रेन के आने का वक्त हो चुका है। टॉम ने सिर हिलाया और ट्रेन में ही कपड़े बदलने की बात कही, जिस पर धैर्य ने भी हामी भर दी। थोड़ी देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और उन दोनों के साथ जेरी भी ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठकर उसने धरा को देखा, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी उन्हें देख रही थी। दोनों ने आंखों से एक दूसरे को कुछ इशारे किए, फिर सिर हिला दिए। 5 मिनट बाद ट्रेन चलनी शुरू हो गई और देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई, पर धरा अब भी वहीं खड़ी थी। बादल छंट चुके थे और आसमान साफ हो चुका था। धरा ने पलकें उठाकर खुले आसमान को देखा तो उगते सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, जिसे महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर ट्रेन में धैर्य कपड़े बदलने चला गया था, पर टॉम अपने हाथों में पैसों से भरे बैग को कसकर पकड़े बैठा था। उसके ठीक सामने वाली सीट पर जेरी बैठी थी। जेरी उसे बैग के साथ चिपक कर बैठा देख उससे बोली, टॉम, तुम भी जाकर कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? लाओ तुम्हारा बैग मैं पकड़ लेती हूँ। कहते हुए उसने बैग पकड़ने की कोशिश की, पर उसके पकड़ने से पहले टॉम बैग को खुद से और चिपकाते हुए बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स पूछने के लिए। जेरी ने अपने खाली हाथों को देखा, फिर गुस्से से दांत पीसते हुए उसे घूरने लगी। वो अपने मन में बोली, ये टॉम का बच्चा बैग से इस तरह चिपक कर बैठा रहेगा तो मैं बैग चोरी कैसे करूंगी? अगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बैग चोरी किया तो इन्हें शक हो जाएगा, क्या करूं मैं? उद्धरण चिन्ह। कुछ पल बाद वो टॉम की झूठी फिक्र करते हुए बोली, टॉम, तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। देखो तुम पूरी तरह भीग चुके हो, अगर ऐसे ही रहे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अपने बैग की फिक्र तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं इसका ध्यान रखूंगी। कहते हुए उसने एक बार फिर से अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर इस बार भी उसके पकड़ने से पहले टॉम ने बैग को खुद के और करीब कर लिया और जेरी के हाथ एक बार फिर से खाली रह गए। टॉम को अब उस पर शक होने लगा था, पर वो सीधा सीधा कुछ कहना नहीं चाहता था। उसने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म के साइड से एंटर कर रही थी। ये देख वो खड़ा हुआ और बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, मेरे कपड़े भी इसी बैग में है, इसलिए इसे भी ले जाता हूँ। तुम आराम से बैठो, मैं यूं गया और यूं आया। कहते हुए वो धैर्य के पास चला गया। उसके जाते ही जेरी गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, ये गधा कुछ ज्यादा ही चालाक है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी धरा वहां आ गई।
उसे देखकर जेरी ने उसे सारी बातें बताने की कोशिश की, पर धरा उसे हाथ दिखाते हुए बोली, मैंने सब देख और सुन लिया है, तुम फिक्र मत करो। उनके वापस लौटने के कुछ देर बाद उन्हें नींद आने लगेगी, वो जैसे ही गहरी नींद में सो जाएं तुम बैग लेकर गायब हो जाना। जेरी ने हाँ में सिर हिलाया, तभी धैर्य की आवाज आई, तुम कौन हो? धैर्य की बात सुनकर धरा और जेरी दोनों शॉक्ड हो गई। धरा की पीठ धैर्य के तरफ थी, इसलिए धैर्य उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। उसने धरा को पीछे से अच्छी तरह से देखा। धरा ने वाइट लहंगा चोली पहन रखा था, साथ ही उसके कंधे पर वाइट रंग की चुन्नी थी। उसके लंबे खुले काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। कोई भी उसे पीछे से देखकर पूरे यकीन से कह सकता था कि वो बेहद खूबसूरत दिखती होगी। जेरी मन ही मन हैरानी से बोली, ये लड़का धरा को देख सकता है, पर धरा ने तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि ये भूत देख सकता है। धैर्य ने फिर से धरा को टोकना चाहा, पर तभी उसे पीछे से टॉम की आवाज आई। उसने पीछे पलट कर देखा तो टॉम बाथरूम के दरवाजे से झांकते हुए उसे खाने के लिए कुछ खरीदने को बोल रहा था। धैर्य ने उसकी बातों पर सिर हिलाया और वापस पलटकर धरा को देखना चाहा, पर तब तक धरा वहां से गायब हो चुकी थी। उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे धरा जाते हुए दिखी। तभी जेरी ने बात संभालते हुए कहा, वो लड़की स्टेशन का नाम पूछने आई थी, शायद उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। धैर्य ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर से धरा को देखना चाहा, पर तब तक धरा वहां से जा चुकी थी। सुबह का वक्त था, इसलिए ज्यादातर लोग सो रहे थे। धैर्य ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्टेशन पर उतरकर कुछ खाने की चीजें खरीदने लगा। थोड़ी देर बाद धैर्य और टॉम छोले पूरी खा रहे थे। जेरी भी उनके साथ खा रही थी, पर वो दोनों को देख मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। खाना खाने के कुछ देर बाद टॉम उबासी लेते हुए बोला, लगता है कल सारी रात जागा था, इसलिए अब नींद आने लगी है। उसने धैर्य को देखा जो पहले ही ऊपर वाली सीट पर सो चुका था। टॉम ने उसे जगाना सही नहीं समझा। उसने जेरी की ओर देखा जो अपने फोन में बिजी थी। टॉम की पलकें भारी हो रही थी। वो जागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर जैसे उसकी नींद उस पर हावी हो गई और धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही जेरी ने पलकें उठाकर उसे देखा। टॉम को गहरी नींद में सोता देख वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, अब तो तुम गए बच्चू, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और पैसों से भरा बैग गायब देखोगे तब तो तुम्हें पक्का हार्ट अटैक ही आ जाएगा। कहते हुए वो हंसने लगी। उसने बैग को देखा जिसे टॉम ने कसकर पकड़ रखा था। उसे देख जेरी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, हद है, ये लड़का नींद में भी बैग को इस तरह पकड़ कर रखा है जैसे सच में इसकी जान इन पैसों में बसती हो। उसने बैग को लेना चाहा, पर टॉम ने वाकई बैग बहुत कसकर पकड़ रखा था। जेरी ने बैग को अच्छी तरह से पकड़ा, फिर थोड़ा ताकत लगाते हुए उसे खींचने लगी। तभी टॉम ने एकदम से अपनी आंखें खोल लीं और जेरी को देखने लगा। जेरी उसे जागता देखकर घबरा गई थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपना सलाइवा गटका और प्यार से बोली, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारा बैग चोरी नहीं कर रही। जेरी की बात सुन टॉम के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जेरी अब काफी परेशान हो गई। वो सोच में डूबी हुई थी कि आखिर किस तरह से यह बैग हासिल किया जाए। उसे परेशान होते हुए देखकर धरा वहां चुपके से प्रकट हो गई और उसने अपनी पतली उंगलियों से एक चुटकी बजाई और अगले ही पल वो गायब हो गई। उसके ऐसा करते ही टॉम के हाथ बैग पर ढीले पड़ गए और वो एकदम गहरी नींद में चला गया। जेरी ने अब एक पल की भी देरी नहीं की और उसने बैग अपने हाथों में ले लिया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। इन सब से अनजान टॉम गहरी नींद में सो रहा था। उसके साथ ही धैर्य भी ऊपर वाली सीट पर मजे से सो रहा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके 10 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। क्या होगा जब धैर्य और टॉम नींद से जागेंगे? आखिर क्यों किए धरा ने उनके पैसे चोरी? क्या चल रहा है उसके भूतिया दिमाग में? धैर्य मीट्स धारा इन मिडनाइट। लखनऊ। टॉम मजे से पैर फैलाकर गहरी नींद में सो रहा था। उसे नींद में धैर्य की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। टॉम ने धीरे से अपनी एक आंख खोली तो उसे धैर्य का चेहरा दिखा। धैर्य का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। टॉम उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर सीधा बैठ गया और अपनी आंखें मलते हुए आलस से बोला, क्या हुआ, हमारा लखनऊ आ गया क्या? धैर्य उसकी बात पर घबराया हुआ सा बोला, हाँ हमारा लखनऊ आ गया, पर बैग कहाँ है, तूने बैग कहाँ रखा? उद्धरण चिन्ह। टॉम उसकी बात सुन नींद में ही बोला, यहीं होगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बैग को पकड़ कर सोया था। कहते हुए उसने अपने हाथों को देखा जो खाली थे। अपने खाली हाथ देख टॉम के होश उड़ गए थे। तभी धैर्य अपना सिर पकड़कर सीट पर बैठ गया और नामे गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं है भाई, यहाँ कहीं भी बैग नहीं है, मैंने हर तरफ देख लिया पर वो कहीं नहीं मिल रहा। धैर्य की ये बात सुनते ही टॉम की आंखें जो अब भी नींद से भरी हुई थी वो पूरी तरह से खुल गई और वो चौंकते हुए बोला, नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बैग को यहीं रखा था। कहकर वो बैग को चारों तरफ ढूंढने लगा। रात का वक्त। धैर्य और टॉम दोनों नशे में चूर थे। टॉम ने तो हद से ज्यादा शराब पी ली थी। धैर्य उसके हाथ से शराब की बोतल लेते हुए बोला, बस कर भाई, तेरे पीने से पैसे वापस नहीं आ जाएंगे। टॉम उसकी बात पर रोनी सूरत बनाकर बोला, हमारे पैसे, हमारे 10 लाख रुपए, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। कहते हुए वो टेबल से सिर टिकाकर रोने लगा।
धैर्य ने सिर हिलाया, फिर शराब का एक सिप लेते हुए बोला, जिसके पास होगे वो मजे कर रहा होगा, छोड़ ना, मेरी किस्मत ही खराब है। टॉम ने उसकी बात सुन अपना सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी यार, मेरी गलती थी, मुझे पैसों का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, अगर मैंने ध्यान रखा होता तो वो जेरी, चोरनी की बच्ची हमारे पैसे ना चुरा पाती। कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। धैर्य ने उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए कहा, तू कंफर्म है, हमारे पैसे उसी ने चुराए हैं? टॉम झट से हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ भाई, मुझे नींद में महसूस हुआ था जैसे कोई मेरे हाथों से बैग लेने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे बहुत गहरी वाली नींद आ गई थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसका धुंधला चेहरा देखा था और उसने कहा था कि मैं चोरी नहीं कर रही, तुम सो जाओ, फिर मैं उसकी बात सुनकर सो गया। कहकर वो मीठी मुस्कुराहट के साथ धैर्य को देखने लगा। धैर्य का मन कर रहा था कि वो टॉम को जी भर के पीटे, पर वो उसका इकलौता दोस्त था, इसलिए उसने खुद पर काबू किया और चेयर से खड़े होते हुए बोला, छोड़ इन बातों को, जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, और क्या, छोड़, चल घर चलते हैं। टॉम को धैर्य के लिए बहुत बुरा लग रहा था, साथ ही उसे जेरी पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने उसकी बातों पर सिर हिलाया, फिर लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ जाने लगा। तभी पीछे से शॉपकीपर उन्हें आवाज लगाते हुए बोला, आज के पैसे अगली बार दे देना। टॉम ने उसे हाथ दिखाकर इशारे से ओके कहा, फिर धैर्य के साथ बाइक पर बैठकर उस छोटी सी दुकान से घर के लिए निकल गया। धैर्य की आंखें बार बार बंद हो रही थी, जिस वजह से वो बाइक कम स्पीड में चला रहा था। टॉम ने अपना सिर उसके पीठ पर टिकाए रखा था। वो नशे में बोला, भाई थोड़ी और तेज भगा ले बाइक, मुझे बहुत नींद आ रही है। धैर्य ने उसकी बात सुनकर बाइक की स्पीड थोड़ी तेज करते हुए कहा, मुझे भी नींद आ रही है, अगर पुलिस ने देख लिया तो अच्छा खासा चालान काट देंगे हमारा, और मेरे पास तो अब जहर खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। टॉम उसकी बात पर अपने हाथ जोड़ ऊपर वाले से विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, कुछ तो चमत्कार करो, मेरे भाई के पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, इसकी मदद के लिए किसी खूबसूरत सी एंजल को भेज दो, 100 नारियल फोड़ूंगा मैं, पक्का, आई प्रॉमिस। टॉम ने इतना कहा ही था कि धैर्य ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे टॉम खुद को संभाल नहीं पाया और उसका सिर धैर्य की पीठ से जा टकराया। वो अपना सिर सहलाते हुए बोला, अबे मेरा सिर फोड़ने का इरादा है क्या, अचानक ब्रेक क्यों लगाया? धैर्य ने उसकी बातों को सुना, पर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें तो बस बाइक के सामने अचानक आ गई लड़की पर ठहर सी गई थी। टॉम उसे चुप देखकर फिर से कुछ कहने को हुआ कि उसकी भी नजर उस लड़की पर पड़ी और उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो मुंह बनाते हुए खुद से बोला, भगवान, मैंने तो एंजल भेजने को कहा था, आपने तो भूतनी जैसी किसी लड़की को भेज दिया। उस लड़की ने ब्लैक फुल स्लीव्स वाले टॉप के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। उसके पैरों में उसकी ड्रेस से मिलते जुलते सैंडल थे और हाथ में एक महंगी वॉच थी, पर इन सब से हटकर उसे सबसे खास बनाने वाले उसके काले लंबे हल्के घुंघराले बाल थे, जो उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और साथ ही उसके आधे चेहरे पर भी बिखर आए थे। धैर्य को उसकी काली जुल्फों के पीछे उसकी खूबसूरत हल्की नीली आंखें और उसके नेचुरल रेड लिप्स दिखाई दे रहे थे। वो तो मानो उस लड़की की खूबसूरत नशीली सी आंखों में खोसा गया था और एकटक उसे देखता रह गया था। टॉम ने उस लड़की को देखा तो झट से बाइक से नीचे उतरकर बोला, ओह मैडम, मरना चाहती हो तो किसी ट्रक के नीचे जाकर मारो, हमारी बाइक के सामने क्यों किसी भूतनी की तरह अचानक टपक रही हो? तुम्हें देखकर अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। उस लड़की ने उसकी बात सुन एक नजर अपने पीछे देखा, फिर उनसे मदद मांगते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। टॉम ने उसकी बात सुन उसके पीछे देखा, जहां से कुछ लोग उनकी तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे थे। धैर्य ने भी उसकी बात सुनकर उन लोगों को देखा, फिर उस लड़की से कहा, कौन है वो लोग और वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? वो लड़की बोली, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी तुम लोग मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। उसकी ये बात सुनते ही टॉम धैर्य से बोला, भाई, आज के जमाने में किसी लड़की पर भी यकीन नहीं करने का, ऊपर से ये आधी रात में काले कपड़ों में मिली है, आसपास देख, इधर कोई नहीं है। ए लड़की, हम तुम पर यकीन कैसे करें? क्या पता तुम कोई चुड़ैल हो जो हमारा खून पीने आए हो। तभी धैर्य ने उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो उन्हें देखकर टॉम से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग सच में इसके पीछे पड़े हैं, एक काम कर, तू उनका ध्यान भटका, मैं इसे लेकर दूसरी तरफ जाता हूँ। कहते हुए उसने बाइक स्टार्ट की और उस लड़की को पीछे बैठने का इशारा किया। उस लड़की ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और वो बाइक के पास आने को हुई ही थी कि टॉम झट से उसका रास्ता रोकते हुए बोला, रुको एक मिनट, पहले अपनी ये काली जुल्फें हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ। क्या पता तुम कोई चोरनी हो और वो लोग तुम्हारे साथी, अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्त को लूट लिया तो कल को पुलिस स्टेशन में बताने के लिए कुछ तो होगा, चलो जल्दी से अब अपना चेहरा दिखाओ और अपना नाम भी बताओ। टॉम की बात सुनकर उस लड़की ने उसे घूर कर देखा, फिर खुद को शांत कर अपने चेहरे से बालों को हटाने लगी। वो जैसे जैसे अपने बालों को संवार रही थी, वैसे वैसे धैर्य और टॉम की नजरें उस पर गहरी होती जा रही थी। उस लड़की ने अपने चेहरे से बालों को साइड किया, फिर धैर्य की काली आंखों में देखते हुए कहा, धरा, मेरा नाम धरा है, अब तो तुम दोनों ने मेरे नाम के साथ मेरा चेहरा भी देख लिया, अब तो मेरी मदद करोगे ना? धैर्य की नजरें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी।
उस लड़की का दूध जैसा गोरा रंग, बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव नैन नक्श, नेचुरल रेड लिप्स और घनी पलकों के साथ हल्की नीली आंखें। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। टॉम ने भी जब उसके चेहरे को देखा तो वो भी कुछ पल को उसे देखता रह गया, फिर वो खुद को होश में लाते हुए बोला, हाँ ठीक है, धैर्य जा, ले जा इसे, यहाँ मैं उन लोगों को संभालता हूँ। धैर्य तो अब भी धरा को एकटक निहार रहा था, जिससे धरा को चिढ़ होने लगी थी। वो मन में बोली, बस भी करो अब, सारी रात मुझे निहारने में गुजार दोगे क्या? फिर उसने मीठी सी आवाज में धैर्य को कहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए वरना वो लोग मुझे मार देंगे। टॉम ने धैर्य को हिलाते हुए कहा, भाई होश में आ जा, वो लोग आ गए, जा इसे लेकर जा वरना इसके साथ साथ आज हमारी भी लाशें भी बिछ जाएंगी। उसके हिलाने पर धैर्य अपने सेंस में वापस आया और जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बाइक स्टार्ट कर दी। धरा भी जल्दी से उसके साथ बाइक पर बैठ गई और धैर्य ने वापस यूटर्न ले लिया। उसके जाते ही वो लोग वहां पहुंच गए। उन लोगों ने टॉम से पूछा, कौन था वो लड़का जो उस लड़की को अपने साथ लेकर गया है? टॉम अनजान बनते हुए बोला, कौन लड़का? अच्छा वो तो पता नहीं, मैं नहीं जानता उसे, अंधेरा इतना है कि मैं ठीक से उसे देख भी नहीं पाया। मैं भी चलता हूँ वरना लेट पहुंचने पर मेरी बीवी मुझे बेलन से मारेगी, कहते हुए वो भी जल्दी से वहां से निकल लिया। दूसरी तरफ धैर्य काफी स्पीड से बाइक चला था। उसने बैक व्यू मिरर में धरा को देखना चाहा पर उसे सिर्फ उसकी काली जुल्फें ही दिखी। उसने कुछ पल बाद बाइक रोकी और धरा से कहा, कहाँ जाना है तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं क्या? धरा ने कहा, हाँ यहाँ पास में ही मेरा घर है, तुम मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो। धैर्य ने सिर हिलाया और फिर से बाइक स्टार्ट करने को हुआ कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से टॉम की आवाज आई, कहाँ है भाई? वो लोग चले गए, तू वापस आ जा। धैर्य ने तिरछी नजर से एक बार धरा को देखा, फिर टॉम से बोला, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तू वहीं रुक, मैं इसे इसके घर तक छोड़कर आता हूँ। उसकी बात सुन टॉम की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, भाई तूने पी रखी है, ऐसे में तू उसके घर उसे छोड़ने जा रहा है, इसका क्या मतलब समझूं मैं? कहीं तेरे दिमाग में उसकी खूबसूरती देखकर कुछ ऐसा वैसा ख्याल तो नहीं आने लगा है? धैर्य ने उसकी बात पर धीमी आवाज में कहा, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा वैसा नहीं आ रहा है, तू जानता है मैं शरीफ लड़का हूं, ऐसे काम नहीं करता, और मुझसे ज्यादा तो तूने पी रखी है, इसलिए तू अपना ध्यान रख, मैं थोड़ी देर में आया। धरा बाइक के पीछे बैठी उनकी सारी बकवास सुन रही थी। उसने धीरे से चुटकी बजाई तो कॉल अपने आप कट हो गया। धैर्य कॉल कट होने पर खुद से बोला, कॉल काट दिया, लगता है नाराज हो गया। वहीं टॉम भी फोन को घूरते हुए बोला, मेरा कॉल काट दिया, लड़की के चक्कर में दोस्त को भूल गया, बेवफा कहीं का। इधर धैर्य ने फोन वापस पॉकेट में रखा और बाइक स्टार्ट कर दी। कुछ पल बाद उसे अपने पीठ पर धरा का सिर रखा महसूस हुआ। उसने तिरछी नजर से देखा तो धरा उसकी पीठ पर सिर टिकाए सो रही थी। उसे इस तरह देखकर धैर्य के होठों पर मुस्कान आ गई, पर धरा मन ही मन खुद से बोली, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, बस एक बार किसी तरह हमारी शादी हो जाए और हमारे बीच एक रिश्ता जुड़ जाए, उसके बाद तो मैं इसे खुद के 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं आने दूंगी। सोचते हुए उसने अपनी पलकें खोली और धैर्य के हाथ पर बने उस निशान को देखा। उस निशान को देखकर उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर क्यों टकराई धरा धैर्य के साथ? क्या है धरा का प्लान, क्यों करनी है उसे धैर्य से शादी? जानने के लिए जुड़े रहिए इस दिलचस्प रोमांच से भरपूर कहानी से। दोनों एक बेड पर सो सकते हैं। लखनऊ। करीब आधे घंटे बाद धैर्य ने अपनी बाइक एक बड़े बंगले के बाहर रोकी। उस बंगले को देख धैर्य ने मन में सोचा, ये तो बहुत अमीर घर की बेटी है, इतना बड़ा और आलीशान बंगला है इसका। धरा बाइक से उतरकर उसके सामने आए और मीठी आवाज में उससे बोली, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। धैर्य उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, तभी उनके साथ अच्छा होता है। धरा ने मीठी मुस्कुराहट के साथ हामी में सिर हिलाया, फिर मन में बोली, किस पागल बुढ़े ने ये बकवास कही है? और कही भी है तो इंसानों के लिए कही है, मैं तो एक भूत हूँ। अगर अच्छा सोचने से अच्छा होता तो मैं आज ऐसे भटक थोड़ी रही होती। मैंने कौन सी भटकने की मन्नत मांगी थी? धैर्य बंगले को देख रहा था। बंगले के अंदर चारों तरफ डिम लाइट जल रही थी। धैर्य कुछ सोचकर बोला, तुम्हारे घर में कोई और नहीं रहता क्या? इतना बड़ा बंगला है पर गेट पर गार्ड्स तक नहीं खड़े हैं। उसके पूछने पर धरा ने कहा, मुझे इंसान पसंद नहीं। उसकी इस बात पर धैर्य ने उसे देखा तो धरा झट से अपनी कही बात को सही करते हुए बोली, मेरा मतलब, मैं हमेशा से अकेली रहती आई हूँ। ज्यादा लोगों की भीड़ मुझे अच्छी नहीं लगती। धैर्य ने सिर हिलाया और कहा, पर आज की रात तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर वो लोग वापस आ गए तो? वैसे वो लोग थे कौन? और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? उद्धरण चिन्ह। धरा ने उसकी बात पर सिर झुका लिया और किसी बेचारी सी अबला नारी बनते हुए बोली, एक लड़का है जो मुझे बहुत वक्त से परेशान कर रहा है। वो मेरे साथ नाइट स्टैंड करना चाहता था पर मैंने उसे मना कर दिया। तो उसने अपने लोग मुझे मारने को भेज दिए।
कहते हुए उसने अपनी हल्की नीली आंखों में नकली आंसू भर लिए और उन्हें साफ करने का नाटक करने लगी। धैर्य, जो उसकी बातों को सच मान रहा था, उसे उसके लिए बहुत बुरा लगा और साथ ही उस लड़के पर गुस्सा भी आने लगा। वह बोला, तुम आज रात के लिए अपनी किसी फ्रेंड के घर चली जाओ और कल से कुछ गार्ड्स रख लो। वो लड़का अगर इतना गिरा हुआ है तो वो तुम्हें परेशान करने फिर से जरूर आएगा। धरा ने उसकी बात पर कहा, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं इस शहर में नहीं हूँ, इसलिए किसी को जानती भी नहीं हूँ। धरा इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि धैर्य को उसकी कही हर एक बात सच लग रही थी। उसने कुछ पल रुक कर कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं रुक जाऊं तुम्हारे साथ। धरा ने पलकें उठाकर उसकी गहरी काली आंखों में देखा, फिर धीरे से हामी में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दोनों बंगले के अंदर थे। अंदर आने के बाद धरा ने सारी लाइट्स ऑन कर दी, जिससे धैर्य बंगले की खूबसूरती को अच्छी तरह से देख पा रहा था। बंगला अंदर से भी बेहद खूबसूरत और बड़ा था। धरा एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर तुम फ्रेश होना चाहते हो तो उस कमरे में चले जाओ, तब तक मैं हमारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। धैर्य ने सिर हिलाया और उसके बताए गए कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद धरा किचन में आ गई। उसने कुछ सब्जियां फ्रिज से निकाली और नूडल्स के कुछ पैकेट स्लैब पर रखकर सब्जियां काटने लगी। धैर्य फ्रेश होकर किचन में आया तो धरा को काम करते देखकर बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बना दूं, तब तक तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। धरा ने धीरे से मुस्कुराकर हामी भरी और अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद किया और पीछे पलटी ही थी कि जेरी की चीखने की आवाज आई। उसके अचानक चीखने से कुछ पल के लिए धरा भी घबरा गई। वह झट से उसके पास आती हुई बोली, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अगर धैर्य ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो? जेरी मिरर के सामने खड़ी थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। धरा की बात पर उसने मिरर की तरफ इशारा किया तो धरा ने मिरर की ओर देखा। धरा को जैसे ही मिरर में अपना चेहरा देखा, वह चौंक गई। उसने अपने चेहरे को छू कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर तो कुछ भी नहीं था। उसने वापस मिरर की ओर देखा, जहां वह खुद को खून से लथपथ और बिखरे बालों के साथ देख रही थी। उसने पहली बार खुद को इस रूप में देखा था। जेरी अब भी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। धरा ने एक नज़र उसे देखा, फिर खुद को आईने में, और फिर धरा ने मिरर में खुद की आंखों में कुछ पल देखा, जिससे उसका चेहरा पहले की तरह हो गया और वो मिरर में भी नॉर्मल दिखने लगी। वो जेरी से बोली, आईना असली चेहरा दिखाता है, मैं भूल गई थी, तुम्हें डरा दिया क्या? जेरी उसकी बात सुन खुद को शांत करके बोली, नहीं मैं डरी नहीं थी, बस पहली बार तुम्हें इस तरह देखा इसलिए चौंक गई थी। वैसे अच्छा हुआ ना कि मैंने तुम्हें देख लिया। अब तुम धैर्य और टॉम के आसपास रहो तो इस बात का ध्यान रखना और आईने से बचकर रहना। धरा ने हाँ में सर हिलाया, फिर चुटकी बजाई, जिससे उसके कपड़े अपने आप चेंज हो गए। वो कमरे से बाहर जाने को हुई कि जेरी उसे रोकते हुए बोली, तुम इस तरह से जाओगी क्या? धरा खुद को देखकर बोली, हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? जेरी ने उसकी बात पर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताओ, मरने से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? धरा ने उसके पूछने पर कहा, पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कौन है, मेरी मौत कैसे हुई, कुछ भी याद नहीं आता मुझे। जेरी ने उसकी बात पर कुछ सोचते हुए कहा, जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चला कि धैर्य ही वो लड़का है जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है? धरा ने उसके पूछने पर कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले उन्हें धैर्य की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर धरा ने एक चुटकी बजाई और उनके सामने किचन का लाइव सीन चलने लगा। इस बात से अनजान, धैर्य टॉम से कॉल पर बात कर रहा था। उसने फोन स्पीकर पर रखा था और सब्जियां काट रहा था। कॉल के दूसरी तरफ से टॉम की आवाज आई, वाह भाई, यही दोस्ती, यही प्यार। लड़की के चक्कर में बचपन के दोस्त को भूल गया साले। मैं यहाँ आधी रात को सड़क किनारे बेंच पर बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू है कि उस सुंदरी के साथ? धैर्य उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, सच कह रहा हूँ। सच में, वो अकेली थी और बेचारी डरी सहमी सी थी, इसलिए मैं उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए रुक गया। जेरी ने धैर्य की बातें सुनकर धरा को देखा। धरा को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो डरी सहमी है। उसकी बातों पर धरा की आंखें छोटी हो गई और वो घूरकर धैर्य को देखने लगी। धैर्य टॉम को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर टॉम कुछ सुनने के मूड में नहीं था। तभी धैर्य को कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर घुमाकर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां से धरा आ रही थी। उसे देख धैर्य का दिल जैसे बुलेट ट्रेन की तरह धड़कने लगा। धरा ने व्हाइट प्रिंसेस नाइट गाउन पहन रखी थी, उसके लंबे काले बाल हल्के गीले थे जिन्हें वो तौलिए से सुखाते हुए आ रही थी। धरा इस वक्त बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिख रही थी। धैर्य की नजरें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और कॉल कट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। धरा ये देखकर धीरे से मुस्कुराए और उसके पास आते हुए बोली, तुमने नूडल्स बना लिए या मैं कुछ मदद करूं? धैर्य अब भी उसे एक टक निहार रहा था। उसने ना में सिर हिलाया और उस पर नजरें टिकाए ही सब्जियां काटने लगा। जेरी ऊपर से उन्हें देख रही थी। धैर्य का ऐसा रिएक्शन देखकर उसकी हंसी नहीं रुक रही थी।
उसने हंसते हुए खुद से कहा, अब तो धैर्य को धरा से प्यार हो ही जाएगा, आखिर इतनी खूबसूरत लड़की से कोई कैसे खुद को बचा सकता है। धरा जानबूझकर उसके सामने खड़ी होकर अपने गीले बालों को अदा से सुखाने का नाटक कर रही थी और बेचारा धैर्य उसकी आंखें तो किसी चुंबक की तरह धरा पर ही चिपक गई थी। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे नूडल्स खा रहे थे। धरा ने नूडल्स खाते हुए बोला, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं, इट्स रियली टू गुड। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन धैर्य के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। उसे इतनी खुशी हो रही थी जितनी कि कभी शायद हुई हो। डिनर खत्म कर दोनों किचन में प्लेट रखने आए। दोनों ने बेसिन में प्लेट रखा, फिर हाथ धोकर लिविंग रूम में जाने लगे कि उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही धैर्य ने धरा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पीछे छिपाकर लिविंग रूम के तरफ झांक कर देखने लगा। इधर लिविंग रूम में मौजूद जेरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। इससे पहले कि धैर्य उसे देख पाता वो झट से वहां से गायब हो गई। धैर्य धरा को अपने पीछे करते हुए लिविंग रूम में आया। वो चारों तरफ चौंकन्ने नजरों से देख रहा था। धरा ने जेरी को देखा जो ऊपर वाले कमरे से सिर निकालकर उसे सॉरी कह रही थी। धरा ने उसे अंदर जाने का इशारा किया, फिर धैर्य से कहा, शायद कोई बिल्ली आई होगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। धैर्य ने सिर हिलाया और उसके तरफ पलटकर कुछ कहने को हुआ कि एकदम से चुप हो गया। धरा उसके बहुत पास खड़ी थी। धरा की नजरें उस पर नहीं थी, वो दूसरी तरफ देख रही थी, पर उसे अपने इतने करीब देख धैर्य की सांसें एक बार फिर से तेज हो चुकी थी। धैर्य को उसके बालों की भीनी खुशबू आ रही थी जिससे उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने ध्यान से धरा को देखा। धरा सच में बेहद खूबसूरत थी। उसका दूध सा गोरा रंग, घनी पलकें और उसके नेचुरल लाल होठ धैर्य को अपनी ओर खींचने लगे थे। पर इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होता, उसने अपने इमोशन कंट्रोल किए और धरा के हाथ को छोड़ दिया। फिर 2 कदम पीछे होते हुए बोला, हाँ शायद बिल्ली ही होगी, जाओ तुम सो जाओ, मैं भी यहीं सोफे पर सो जाता हूँ। धरा ने उसकी बात पर उसे देखा और कहा, सोफे पर क्यों, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ प्लीज। धरा की ये बात सुन धैर्य की आंखें बाहर आने को हो आई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि धरा उसे अपने कमरे में सोने को बोल रही है। वहीं धरा ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसने खुद से कहा, मैं कहना क्या चाहती हूँ और कह क्या देती हूँ, इस मंदबुद्धि के मन में तो लड्डू फूटने लगे होंगे। फिर उसने अपनी बात सही करते हुए धैर्य से कहा, मेरा मतलब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है, वो लोग दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं, ऐसे में मैं अकेली नहीं सो पाऊंगी। उसकी बात पूरी होते ही धैर्य एकदम से बोल पड़ा, आयुषो, हम दोनों एक बेड पर सो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहते ही धरा की आंखें छोटी हो गई और वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब मेरे रूम में आ जाओ, मेरे कमरे में बेड के साथ एक बड़ा सोफा भी है, तुम उस पर भी कंफर्टेबल होकर सो सकते हो। धैर्य उसकी बात बेशर्मी से मुस्कुराकर बोला, ओह मैंने कुछ और ही सोच लिया था, हाँ चलो कमरे में जाकर सो जाते हैं। धरा ने सिर हिलाया और कमरे में जाने के लिए पलट गई। पीछे पलटते ही उसके होठों पर की मुस्कान गायब हो गई और वो चिढ़ते हुए मन में बोली, बेशर्म लड़का, बहुत जल्दी पड़ी है इसे साथ सोने की, कमरे में आओ तब बताती हूँ तुम्हें। धैर्य इस बात से अनजान की कमरे में जाकर उसके साथ क्या होने वाला है, वो बस धरा के साथ एक कमरे में सोने की बात सोच सोच कर ही शर्माए जा रहा था। क्या धरा धैर्य से अपना असली चेहरा छिपा पाएगी? आखिर क्यों ले जा रही है धरा धैर्य को अपने कमरे में, क्या चल रहा है उसके दिमाग में? धैर्य को हुआ लव एट फर्स्ट साइट। धरा किंग साइज बेड पर लेटी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी पर वो धैर्य की नजरें खुद पर महसूस कर पा रही थी। वो दांत पीसते हुए खुद से बोली, इस मंदबुद्धि की आंखें निकाल लूंगी मैं, पिछले 1 घंटे से मुझे घूरे जा रहा है, अभी इसे सबक सिखाती हूँ, कहते हुए उसने धीरे से एक चुटकी बजाई। धैर्य एक बड़े सोफे पर लेटा था। सोफा बहुत सॉफ्ट था जिस वजह से धैर्य को सोफे पर बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। उसकी काली आंखें अब भी धरा की खूबसूरती को निहार रही थी। वो उसे निहारते हुए मन में बोला, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। धैर्य मन ही मन धरा की खूबसूरती की तारीफ करते हुए शर्माए जा रहा था। उसने मन में कहा, कहीं मुझे इससे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया, पर ये मुझसे बड़ी लगती हैं, अरे तो क्या हुआ, सच्चे प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। तभी उसे अपने पीठ पर हल्की गुदगुदी महसूस हुई। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब धीरे धीरे गुदगुदी बढ़ने लगी तो वह अपनी पीठ को बार बार खुजलाने लगा। धरा की शरारत धीरे धीरे असर दिखा रही थी, पर बेचारे धैर्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक गुदगुदी कैसे हो रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई कीड़ा हो, लेकिन जब उसने खुद को ध्यान से देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी और वो जोर जोर से अपनी पूरी पीठ खुजलाने लगा था, लेकिन धरा अपने किंग साइज बेड पर एक शरारती मुस्कान के साथ चुपचाप सोने का नाटक करती रही, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वो गहरी नींद में सो रही हो। आखिरकार जब धैर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर बैठा गया और सोफे के चारों ओर ध्यान से देखने लगा। कुछ पल गौर से देखने पर उसे सोफे पर छोटे छोटे खटमल दिखे।
उन्हें देख धैर्य हल्के गुस्से से बोला, तुम लोगों को भी अभी ही आना था, दिख नहीं रहा था मैं अपनी सुंदरी को निहार रहा हूँ। उसने फिर धरा को देखा जो सोने का नाटक कर रही थी। उसे सोता देख उसने सिर हिलाया और खुद से बोला, लगता है आज की सारी रात जाग कर गुजारनी पड़ेगी। ये खटमल भाई तो मुझे सोने देंगे नहीं, क्या करूं, इतना बड़ा बेड है, उसके पास जाकर सो जाऊं। धरा उसकी बातें सुन रही थी। वो उसकी ये बात सुनकर मन में बोली, मेरे पास सोना चाहते हो, पास आकर दिखाओ, उसके बाद तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। अभी तो इन छोटे खटमलों ने काटा है ना, जब जंगली बिल्ली तुम्हें काटेगी फिर साथ सोने का ख्वाब सपने में भी नहीं देख पाओगे। धैर्य खुद से बात करते हुए बोला, नहीं नहीं, शादी से पहले इस तरह कुंवारी कन्या के साथ सोना अच्छी बात नहीं होती है। आज के लिए यहीं एडजस्ट कर लेता हूँ, क्या पता जब नेक्स्ट टाइम इस घर में आऊं तब मेरे पास इसके साथ इसके बेड पर सोने का हक भी हो। उफ मेरे हसीन ख्वाब, कहते हुए उसने शर्म से अपना चेहरा छिपा लिया। यूं तो धैर्य एक शांत किस्म का सीधा साधा लड़का था, पर ना जाने क्यों धरा से मिलने के बाद ही वो ऐसी हरकतें करने लगा था। इस बात से अनजान की धरा उसकी सारी बातें सुन रही है और अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही है। धैर्य नहीं जानता था कि उसकी कही इस बात की उसे फ्यूचर में अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। धैर्य खुद में ही अपने हसीन सपने जो शायद ही कभी पूरे होने वाले थे, उन्हें सोचते हुए सोफे से नीचे उतरकर बैठ गया और अपने ऊपर चादर डालकर फिर से धरा को देखने लगा। कुछ पल बाद धरा ने अपनी आंखें खोल लीं और सिर घुमाकर उसे देखा। धैर्य सोफे के नीचे बैठे बैठे ही सो चुका था। उसे सोता देख धरा ने उसके तरफ करवट बदल ली। धैर्य के माथे पर बाल बिखर आए थे जिससे वो बहुत क्यूट नजर आ रहा था। धरा ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ को देखने लगी जिस पर एक छोटा सा काला निशान बना हुआ था। उसे देख वो बेड से उतर गई और उसके पास चलकर आई। फिर धैर्य के पास बैठकर धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर बने उस छोटे से काले निशान को छू लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस निशान पर फिसलने लगीं। धैर्य के होठों पर गहरी नींद में भी हल्की सी मुस्कान उभर आई, जैसे उसे धरा की छुअन का एहसास हो रहा हो। धैर्य उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखने को हुआ कि धरा ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने फिर से उस निशान को कुछ पल देखा, फिर वापस बेड पर आ गई। अगली सुबह टॉम बस स्टॉप के बेंच पर सो रहा था। धैर्य ने उसके पास बाइक रोकी और लगातार हॉर्न बजाने लगा। उसके लगातार हॉर्न बजाने से टॉम की नींद खुल गई और वो आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। उसकी नज़र जैसे ही धैर्य पर पड़ी उसकी आंखें छोटी हो गई और गुस्से से पैर पटकते हुए उसके पास आया और बाइक पर उल्टा बैठ गया। धैर्य ने उसे इस तरह उल्टा बैठता देखकर सिर हिलाया, फिर बाइक स्टार्ट कर अपने घर के तरफ मोड़ ली। टॉम उसके पीछे बैठा नाराजगी से बोला, सच सच बता, मैं जो सोच रहा हूँ वही बात है ना, तू अपनी इज्जत लुटाकर आ रहा है ना। धैर्य के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर रही थी। वो बाइक चलाते हुए बोला, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे अपने भाई पर यकीन नहीं है क्या। टॉम उसे तिरछी निगाहों से घूरते हुए बोला, पहले यकीन था पर अब नहीं है। अगर कल रात कुछ हुआ नहीं है तो तू इस तरह मुस्कुराए क्यों जा रहा है, सच सच बता वरना अच्छा नहीं होगा। धैर्य ने बाइक अपने घर के अंदर रोकी तो टॉम उतरकर उसके सामने आ गया। उसे धैर्य की मुस्कुराहट देखकर पक्का विश्वास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। धैर्य उसे देख समझ गया कि टॉम पूरी बात जाने बिना उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो शर्माते हुए बोला, वो शायद मुझे। तुझे क्या, जल्दी बता ना। मुझे लगता है मुझे धरा से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। धैर्य के इतना कहते ही टॉम की आंखें लगभग बाहर निकलने को हो आईं और वो चौंकते हुए बोला, क्या कहा तूने, मतलब कैसे और क्यों, अबे तुझे कोई और लड़की नहीं मिली जो तू उस पिशाचनी के प्यार में पड़ गया। धैर्य ने उसे गुस्से से घूरा, फिर दांत पीसते हुए बोला, पिशाचनी नहीं है वो भाई, तूने देखा ना कितनी खूबसूरत थी वो। कहते हुए वो धरा को याद करने लगा जब धरा अपने गीले बालों को अदा से सुखा रही थी। उसे याद कर उसके होठों पर एक बार फिर से मीठी सी मुस्कान तैर आई। टॉम मून बनाते हुए बोला, हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती मेरे भाई, माना कि वो बहुत खूबसूरत है, पर तूने उसके लंबे काले बाल देखे थे। अरे मतलब आज के जमाने में किसी लड़की के इतने लंबे और खूबसूरत बाल हुआ करते हैं क्या। बेचारी दुनिया भर की लड़कियां अपने बालों पर लाख लाख रुपए खर्च कर रही है, पर तब भी उनके बाल उसकी तरह लंबे काले नहीं हो रहे हैं। ऐसे बाल तो सिर्फ मैंने उस एड में देखा था, हेयर डाई ने किया कमाल, लंबे काले मेरे बाल। और वैसे भी वो तुझसे उम्र में बड़ी लगती हैं, कम से कम भी तो 29-30 साल की तो होगी वो। धैर्य उसे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ वो उम्र में मुझसे बड़ी है, पर तुझे याद है, तुझे स्कूल टाइम में हमारी इंग्लिश वाली मैडम से प्यार हुआ था और उस वक्त मेरे कहने पर तूने क्या कहा था कि एज इज जस्ट अ नंबर, इन लव एज इज डजंट मैटर। और हाँ, वो बहुत रईस है, उसका बंगला बहुत बड़ा था, हो सकता है उसने अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाया हो। तू इस छोटी सी बात पर शक नहीं कर सकता, और खबरदार जो दोबारा उसे पिशाचनी बुलाया। अपनी बात बोलकर धैर्य घर के अंदर चला गया, पर टॉम अब भी वहीं खड़ा था। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए खुद से बोला, एक सुनसान सड़क पर इतनी खूबसूरत लड़की का अपनी जान बचाते हुए भागना, फिर हमसे उसका टकराना और फिर एक ही रात में धैर्य को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाना, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। आज से पहले भी तो ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों से मिल चुका है, पर अब तक तो उसे कभी किसी पर क्रश तक नहीं हुआ था, और अब देखो उसे प्यार हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे पता लगाना होगा।
धरा अपने घर पर बैठी उनकी सारी बातें सुन रही थी। जेरी भी उसके साथ ही थी। वो टॉम की बात सुनकर बोली, मुझे इस इडियट पर शक हो रहा है धरा, ये कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी जरूर करेगा। धरा टॉम को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, इसने मुझे पिशाचनी कहा, आज रात ये सुकून की नींद सोना नहीं चाहिए। जेरी उसकी बात समझ गई थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई थी। उसने ओके कहा तो धरा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, और कितने दिनों तक ये सब नाटक करना पड़ेगा, मैं अपनी शक्ति से इसे जबरदस्ती भी तो शादी कर सकती थी। जेरी उसके गुस्से को शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, तुमने ट्रेन में सुना था ना, वो तुम्हें देख पा रहा था, मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की है, ये भूतों को देखने के साथ साथ उन्हें छू भी सकता है, केरल भी ये एक भूत भगाने आया था। देखो, अभी हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता कि इसके पास और कौन कौन सी शक्तियां मौजूद हैं, ऐसे में इसके साथ जबरदस्ती शादी करना मुश्किल पैदा कर सकती थी। कुछ दिन और ये नाटक कर लो, एक बार बस शादी हो जाए, उसके बाद इसे तुम्हारा सच पता चलता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो ना, ये बेचारा हॉटी तो तुमसे एक रात में ही लव एट फर्स्ट साइट कर बैठा है, और कितना क्यूट और मासूम है मेरा हॉटी। धरा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा तो जेरी झट से अपनी बात सही करते हुए बोली, धैर्य, मेरा मतलब धैर्य से था, हॉटी तो बस मुंह से निकल गया। धरा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और खड़ी होकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद जेरी एक राहत की सांस लेते हुए बोली, कभी कभी तो मैं ही डर जाती हूँ इससे, इसे धैर्य से प्यार नहीं है, इनफैक्ट ये तो उसे कुछ खास पसंद भी नहीं करती है, पर तब भी मेरे हॉटी कहने पर मुझे ऐसे घूरती है जैसे मेरी जान ले लेगी, पता नहीं बेचारा धैर्य शादी के बाद इसे कैसे झेल पाएगा। धैर्य और टॉम दोनों कॉलेज आ चुके थे। धैर्य का चेहरा उतरा हुआ था। टॉम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोला, मेरी बात मान ले और मुझसे पैसे ले ले, वैसे भी तेरे 10 लाख मेरी लापरवाही की वजह से चोरी हुए हैं, अगर तूने कल तक फीस नहीं भरी तो सच में वो बुरा प्रिंसिपल तुझे कॉलेज से निकाल देगा। धैर्य एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, छोड़ ना कभी तो ये होना ही था, कब तक तू मेरी मदद करता रहेगा, मैं ही पागल था, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और सपने मेरे 5 स्टार होटल में शेफ बनने की है। टॉम ने उसे समझाना चाहा पर तभी एक प्यून उनके पास आया और धैर्य से बोला, धैर्य बख्शी, तुम्हें प्रिंसिपल सर अभी अपने कैबिन में बुला रहे हैं। धैर्य ने सिर हिलाया और टॉम को आता हूं कहकर प्यून के साथ चला गया। वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होकर खुद को शांत करते हुए बोला, एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं, अगर मान गए तो ठीक, वरना जो किस्मत चाहें। कहते हुए उसने एक गहरी सांस छोड़ी और डोर नॉक कर कैबिन के अंदर गया। उसके अंदर आने पर अपनी चेयर पर बैठे प्रिंसिपल सर ने उससे कहा, धैर्य बख्शी, तुम्हारी फीस सबमिट हो गई है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम इनके जान पहचान वाले हो। धैर्य उनकी बात सुनकर हैरान रह गया था। वो तो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो खुद से बोला, मेरी फीस किसने दे दी होगी। सोचते हुए उसने प्रिंसिपल सर के सामने रखी चेयर को देखा जिस पर कोई बैठा था। चेयर वाले शख्स ने जैसे ही अपनी चेयर उसके तरफ मोड़ी, उसका चेहरा देख धैर्य शॉक्ड हो गया। तारांकन आज रात क्या करने वाली है जेरी, टॉम के साथ। तारांकन कौन है वो जिसने भरी धैर्य की फीस, और क्यों, उसे देखकर धैर्य हैरान रह गया। टॉम की तो बैंड बज गई। धैर्य की नज़र जैसे ही उस चेयर पर बैठे शख्स पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो चौंकते हुए बोला, धरा, तुमने मेरी फी दी। धरा चेयर पर बैठी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। धैर्य की बात पर उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ मैंने तुम्हारी फी दी है। धैर्य ने उसकी बात पर कुछ कहना चाहा पर उससे पहले प्रिंसिपल सर बोले, धैर्य, तुम जानते हो इन्हें। धैर्य ने उनके पूछने पर हाँ में सर हिलाया तो प्रिंसिपल सर मुस्कुराकर बोले, अरे बेटा, तो ये बात पहले बताना चाहिए था ना, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बड़े लोगों को भी जानते हो। धैर्य को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो खुद से बोला, बड़े लोग, मैं तो इसके नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता, ये है कौन। प्रिंसिपल सर बोले, थैंक यू मिस धरा, आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को अपने इतने बड़े होटल नूर में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। धैर्य ने जैसे ही होटल नूर सुना, उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। धरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया तो प्रिंसिपल सर धैर्य से बोले, धैर्य, अब तुम जा सकते हो, मुझे मिस धारा से इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ बात करनी है। धैर्य ने ओके कहा और एक नज़र धरा को देखकर कैबिन से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही प्रिंसिपल सर चेयर पर लीन होते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ना, उसे हम पर बिल्कुल शक नहीं होगा। अरे मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, तुमने देखा था ना मैंने कैसे उनसे दोस्ती की और उनके 10 लाख लेकर फुर हो गई, और उन बेवकूफ़ों को जरा भी शक नहीं हुआ। धरा चेयर से खड़ी हुई और अपना बैग हाथ में लेते हुए बोली, अपनी तारीफ करना हो गया तो अब अपने असली रूप में आ जाओ, ये प्रिंसिपल किसी भी वक्त नींद से जाग सकता है। कहते हुए उसने टेबल के नीचे इशारा किया। जेरी, जो प्रिंसिपल के रूप में चेयर पर बैठी थी, वो अपने जादू से अपने असली रूप में आ गई और टेबल के नीचे गहरी नींद में सो रहे प्रिंसिपल को देख मुस्कुराते हुए बोली, बेचारा कितने अच्छे से सुकून की नींद सो रहा है ये, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, पर तुम जाओ, धैर्य पक्का तुम्हारा बाहर वेट कर रहा होगा, अब तो वो सोचता होगा कि तुमने उस पर एहसान किया है,
उसकी सारी फी जो तुमने दे दी, पर बेचारा इस बात से अनजान है कि उसकी फी उसके ही पैसों से दी गई है। कहते हुए जेरी अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। धरा ने सिर हिलाया और कैबिन से बाहर निकल गईं। उसके जाने के कुछ पल बाद ही टेबल के नीचे गहरी नींद में सो रहे प्रिंसिपल नींद से जागने लगे। उन्हें जागता देख जेरी झट से वहां से एक धुएं के साथ गायब हो गई। प्रिंसिपल टेबल के नीचे से बाहर आए और अपना सिर खुलजाते हुए बोले, मुझे नींद आ गई थी, पर मैं टेबल के नीचे क्यों सो रहा था। इधर धरा धैर्य को ढूंढते हुए जा रही थी कि धैर्य ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे धरा खुद को संभाल नहीं पाए और गोल घूमते हुए उसके बाहों में जा समाये। धैर्य के इस हरकत से धरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने धैर्य को मारने के लिए अपना पैर उठाया था कि धैर्य उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसकी बात सुन धरा ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और उससे दूर होते हुए कहा, इसमें थैंक्स बोलने वाली कोई बात नहीं है धैर्य, अगर कल रात तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, तुमने मेरी मदद की बदले में मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी, सिंपल। धैर्य ने उसकी बात पर बोला, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, वैसे मुझे नहीं पता था कि नूर होटल की न्यू ऑनर तुम हो। धरा ने कहा, मैंने कल रात बताया था ना कि मैं इस शहर में नहीं हूँ, एक्चुअली मैं नूर होटल के सिलसिले से ही लखनऊ आई हूँ, कुछ दिन पहले ही मैंने उस होटल खरीदा है। फिर वो मन में बोली, लखनऊ आकर सबसे पहला काम मैंने यही तो किया था। होटल का मालिक उसे बेचना नहीं चाहता था, पर पैसों से कौन नहीं बिकता है, आखिरकार 10 गुना ज्यादा पैसे देकर मैंने उस होटल को खरीद ही लिया, अब देखो ये कितना काम आ रहा है। उसने धैर्य से कहा, मैंने सुना तुम शेफ बनना चाहते हो, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे होटल में इंटर्नशिप कर सकते हो, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे होटल में इंटर्नशिप करोगे। धैर्य ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूंगा, नूर होटल जैसे बड़े और नामी होटल में इंटर्नशिप करना मुझ जैसे स्टूडेंट का सपना होता है, थैंक्स यू सो मच कि तुमने मुझे ये ऑफर दिया। धरा ने मुस्कुराकर कहा, बार बार थैंक्स यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय। धैर्य ने भी उसे बाय कहा तो धरा जाने को पलट गई, पर तभी उनके कानों में टॉम की आवाज आई, ए पिशाचनी। अपने लिए फिर से पिशाचनी सुनकर धरा ने गुस्से से आंखें बंद कर ली थी। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मन में बोली, इस गधे को छोड़ूंगी नहीं, मुझे पिशाचनी बोलता है ना, अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा भी नाम धरा नहीं, बस एक बार मेरी धैर्य से शादी हो जाए उसके बाद सबसे पहले इसे अपना हिसाब किताब पूरा करूंगी, अच्छी तरह से बताऊंगी इसको कि पिशाचनी कहते किसे है। फिर वो एक मीठी मुस्कुराहट के साथ पीछे पलटी और टॉम को देख अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, पिशाचानी, तुम किसे पिशाचानी कह रहे हो टॉम। टॉम कहने को हुआ कि वो उसे ही पिशाचानी कह रहा है, पर उससे पहले धैर्य ने उसके मुंह को बंद करने के लिए अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और धरा से प्यार से बोला, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम जाओ, तुम्हें कहीं जाना था ना। धरा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, फिर एक नजर गुस्से से टॉम को घूर कर वहां से चली गई। उसके जाते ही टॉम धैर्य का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोला, तूने मेरा मुंह क्यों बंद किया बे, मुझे उसके साथ सामने से लड़ाई करनी थी ना। धैर्य ने कहा, तुझे पता भी है कि वो कौन है, उसने मेरी सारी फी दे दी भाई, और वो कोई अरी गहरी लड़की नहीं है, मिस धरा झा है, नूर होटल की नई मालकिन है वो, उसने मुझे और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को अपने होटल में इंटर्नशिप करने का चांस दिया है। धैर्य जहां खुशी से झूम रहा था वहीं टॉम की आंखें छोटी हो गई थी। उसने कहा, तब तो ये मेरी दुश्मन है, और अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इसमें कुछ तो जरूर गड़बड़ है। धैर्य अपना सिर पीटते हुए बोला, अबे तेरी सुई एक ही जगह पर क्यों अटकी है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, अब क्या गड़बड़ है इसमें। टॉम उसे बताते हुए बोला, तुझे पता है उस होटल को मेरे डैड कितने वक्त से खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका बूढ़ा मालिक उसे बेचने को तैयार नहीं हो रहा था। एक बार तो मैं भी डैड के साथ उनके घर उनसे मिलने गया था और उस होटल को खरीदने की बात कही थी, तब उसने कहा था कि वो होटल उसकी जान है, उसकी पहचान है, उसका खून पसीना है, और तो और उसके बच्चे जैसा है जिसे उन्होंने छोटा से बड़ा किया है। इसलिए वो इसे अपनी आखिरी सांस तक बेचने नहीं वाले, और नूर उनकी मरी हुई पत्नी का नाम था, इसलिए भी वो इस होटल को बेचना नहीं चाहते, पर अब देखो, अब अचानक उन्होंने इस चुड़ैल को होटल बेच दिया, भाई हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और धैर्य ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता और ना ही ये सब जानना है, पर तूने एक बात पर ध्यान दिया क्या। टॉम कंफ्यूज होकर बोला, नहीं, कौन सी बात पर ध्यान देने का था। धैर्य थोड़ा शर्माते हुए बोला, वो इतनी रिच है, रिच लोग तो बिजी रहते हैं, पर तब भी वो खुद मेरी फी देने आई और मुझे अपने होटल में भी काम दिया, और तो और मुझसे थोड़ी बातें भी करके गई। इसका मतलब क्या, टॉम ने उसे घूरते हुए पूछा, तो धैर्य शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाते हुए बोला, इसका मतलब उसे भी मुझसे प्यार है, उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो कुछ जरूर है। उसकी बात सुन टॉम ने अपना सिर पीट लिया। रात का वक्त, धैर्य और टॉम दोनों हॉल में बैठे शराब पी रहे थे। धैर्य ने दीवार पर टंगी घंटी में टाइम देखा, फिर टॉम से बोला, भाई रात के 12 बजने वाले हैं, कल मुझे अपनी सुंदरी से मिलने भी जाना है, मैं जा रहा हूं सोने, तू भी जाकर सो जा। अपनी बात बोलकर धैर्य अपने कमरे में चला गया और बेसुध होकर सो गया। टॉम ने आज भी काफी पी ली थी, इतनी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।
उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपने कमरे में आकर लाइट ऑफ की, फिर बेड पर धड़ाम से लेट गया। कुछ पल बाद उसे नींद आने लगी थी और वो घिरे घिरे नींद के आगोश में जा रहा था, पर तभी उसकी नज़र खिड़की पर लगे सफ़ेद पर्दों पर पड़ी, जिसके पीछे उसे कोई खड़ा दिखा। ये देख टॉम अपनी आंखें मलने लगा और पर्दे के पीछे ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसे पर्दे उड़ते हुए दिखे और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उस आवाज़ में एक लड़की की हंसी भी शामिल थी, जिसे सुनकर टॉम की धड़कनें बढ़ने लगी और डर के वजह से उसके माथे पर पसीना झलक आया। वो अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, कौन है? कोई है क्या यहाँ? देखो, अगर कोई भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल हो तुम तो प्लीज मेरे सामने मत आना। बच्चों को इस तरह डराया नहीं करते, पाप लगता है। कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए और डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कहने के बाद आवाजें आनी बंद हो गई थी। कुछ पल तक जब टॉम को कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उसे लगा जैसे उसे कोई भ्रम हुआ हो। वैसे भी उसने पी रखी थी और वो होश में नहीं था। उसने घिरे से अपनी एक आंख खोली और पर्दे के तरफ देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। ये देख उसने अपनी दूसरी आंख भी खोल ली और मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैं भी ना बच्चों की तरह डर रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उसे अपने बिल्कुल करीब से आवाज आई, तन्मय उर्फ टॉम। आवाज सुन टॉम का गला सूख गया और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने स्लो मोशन में सिर घुमाया और अपने लेफ्ट साइड देखा तो उसे अपने चेहरे के ठीक सामने एक सफेद कपड़ों में, सफेद बालों वाली और भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल दिखी। उसे देखते ही टॉम की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई और उसके गले से चीख निकल पड़ी, मम्मी! उद्धरण चिन्ह। कुछ पल बाद टॉम अपने पूरे कमरे में चक्कर लगा रहा था और वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागते हुए अजीब तरह की आवाज में हंसकर बोली, तन्मय उर्फ टॉम बेबी, मुझसे भागो मत, मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी दूर से आई हूँ। टॉम भागते हुए बोला, मैंने आपको नहीं बुलाया है चुड़ैल जी, आप गलत एड्रेस पर आ गई है, प्लीज जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाए। पर टॉम की बातों का उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो उसके पीछे पीछे भाग रही थी और बेचारा टॉम, उसकी तो हालत खराब हो गई थी। वो भागते हुए अपने कमरे से निकला और धैर्य के कमरे के पास जाकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। अब क्या होगा बेचारे टॉम के साथ? क्या करना चाहती हैं धरा, धैर्य को अपने होटल में बुलाकर? आखिर क्या है उसका आगे का प्लान? किस चोर चुड़ैल? टॉम जोर जोर से धैर्य के कमरे का दरवाजा पीट रहा था, पर धैर्य इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। टॉम दरवाजा पीटते हुए बोला, भाई दरवाजा खोल, अबे खोल ना दरवाजा, अंदर मर गया क्या तू? दरवाजा खोल दे भाई, वरना तेरा ये बेचारा दोस्त आज अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वहीं वो चुड़ैल उसके तरफ अब भी भागते हुए आ रही थी। उसे अपने पास आता देख टॉम की आंखें बड़ी हो गई और चुड़ैल के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। पर इससे पहले कि वो टॉम के पास पहुंच पाती, उसका पैर पास रखे टेबल से टकरा गया और वो खुद को संभाल नहीं पाए और टॉम के ऊपर जा गिरी। टॉम भी इसके लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो चुड़ैल को साथ लिए नीचे फर्श पर जा गिरा। उनके गिरते ही वहां सन्नाटा छा गया था। चुड़ैल टॉम के ठीक ऊपर गिरी थी, जिस वजह से दोनों के होठ आपस में टकरा गए थे। एक दूसरे के होठों को महसूस करते ही दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे को शॉकिंग रिएक्शन से देख रहे थे। ये किस दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। तभी धैर्य ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और आंखें मलते हुए बाहर आया। उसने पूछा, क्या हुआ? आधी रात में क्यों शोर मचा रहा है तू? उसने जमीन पर लेटे टॉम को देखा, जो अब भी शॉक्ड था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी। धैर्य उसके पास आते हुए बोला, यहाँ क्यों सो रहा है? अपने कमरे में जाकर सोना। धैर्य के पूछने पर टॉम ने 2 बार पलकें झपकाई, फिर रोनी सूरत बनाकर बोला, चुड़ैल ने मेरी फर्स्ट किस चोरी कर ली। अगली सुबह टॉम कंबल ओढ़े सोफे पर बैठा था। उसके मुंह में थर्मामीटर था। धैर्य उसके लिए सूप बनाकर लाया और टेबल पर रखकर उसके मुंह से थर्मामीटर निकाल लिया। फिर उसका टेम्परेचर चेक करते हुए बोला, तेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा है भाई, धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। मेरी बात मान, चल हम हॉस्पिटल चलते हैं। तूने कोई बुरा सपना देखा होगा यार, हमारे घर में कोई चुड़ैल क्यों आएगी? धरा और जेरी अपने बंगले में बैठी उन्हें देख और सुन रही थी। जेरी की तो हंस हंस कर हालत खराब हो चुकी थी। वो अपना पेट पकड़कर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, ये इडियट इतना डरपोक होगा मैंने सोचा नहीं था। तुम देख रही हो ना, बेचारे को डर के वजह से बुखार आ चुका है। धरा के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान थी, पर उसकी हल्की नीली आंखें टॉम को नहीं धैर्य को देख रही थी। टॉम ना में सिर हिलाते हुए बोला, मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, तू अपने दादाजी को बुला, वहीं उस चुड़ैल को ढूंढ कर लाएंगे और पूछेंगे कि उसने मेरी किस क्यों चोरी की। कहकर उसने फिर से रोनी सूरत बना ली। धैर्य ने कहा, भाई बुरा मत मानना, पर तुझे तो कोई खूबसूरत लड़की घास तक नहीं डालती है, तो कोई चुड़ैल तुझे किस करने क्यों आएगी भला? टॉम ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, माना कि मैं तेरा जैसा क्यूट और हैंडसम नहीं हूं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं क्यूट और हैंडसम हूं ही नहीं। हो सकता है उस चुड़ैल का दिल मेरे पर आ गया हो, इसलिए वो मुझे किस करने आए हो। तू शायद मानेगा नहीं, पर वो मेरे पीछे टॉम बेबी कहकर भाग रही थी। धैर्य को उसकी बात और उसकी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, अगर ऐसा है तो वो चुड़ैल तेरे पास दोबारा जरूर आएगी।
उसकी बात सुन टॉम की आंखें बड़ी हो गई और वो फिर से रोनी सूरत बनाकर नामे सिर हिलाने लगा। दोपहर हो चुकी थी। धैर्य धरा के नूर होटल इंटरव्यू देने आया था। उसके साथ कॉलेज के और भी स्टूडेंट थे और साथ ही टॉम भी था। धैर्य की नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी। वो तो बस जल्द से जल्द धरा से मिलना चाहता था और इसलिए आज बन ठन कर भी आया था। टॉम उबासी लेते हुए बोला, नींद आ रही है यार, और कितना टाइम लगेगा? धैर्य ने उससे हल्के गुस्से से कहा, अगर बोर हो रहा है तो जा, घर जा वापस, तुझे साथ आने को नहीं कहा था मैंने, और तू क्यों इंटर्नशिप करना चाहता है? तेरे पास तो अपने खुद के कई सारे होटल है। टॉम अंगड़ाई लेते हुए बोला, जहां तू वहां मैं, और तुझे तो थैंक्स बोलना चाहिए। देख तेरे लिए मैं मेडिसिन खाकर इतने बुखार में भी साथ आया हूँ। उसकी बात सुन धैर्य खुद में बुदबुदाया, सब जानता हूँ तू मेरी सुंदरी के लिए आया है, तू उसे फिर से पिशाचनी कहने वाला है और उसे मेरे करीब आने से रोकने वाला है। क्या करूँ मैं, तेरा समझ नहीं आता। फिर वो टॉम से बोला, टॉम देख भाई प्लीज मेरी सुंदरी के सामने उसे पिशाचनी मत बोलना, उसे अच्छा नहीं लगता होगा ना, कहकर उसने रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देखा। तभी टॉम की आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से से खड़ा होते हुए चिल्ला कर बोला, चोरनी, ए रुक, मेरे पैसे लेकर भागी थी तू। पहले तो धैर्य को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, पर जब उसने सामने देखा तो उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। उनके ठीक सामने से जेरी उनके पास ही आ रही थी। जेरी उनके पास आई और कुछ कहने को हुई कि टॉम ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और धैर्य से बोला, धैर्य पुलिस को बुला, तब तक मैं इसे संभालता हूँ, बचकर कहाँ जाएगी ये, आज तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। धैर्य ने सिर हिलाया और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालने लगा, पर तभी उसकी नजर आसपास खड़े लोगों पर पड़ी जो उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें देख वो टॉम के कान में धीमी आवाज में बोला, यहाँ तमाशा करना सही नहीं, शांति से बात करते हैं, देख सब हमें ही देख रहे हैं। मैं कल को यहाँ का शेफ और उसके बाद इस होटल का मालिक बनने वाला हूँ, ऐसे में अपनी इज्जत का फालूदा नहीं कर सकता। टॉम उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, हट बे, तू और तेरे सपने, इस लड़की ने हमारे 10 लाख चोरी किए हैं और तू चाहता है कि मैं इससे शांति से बात करूं, इस चोरनी से शांति से बात करूं। टॉम के इतना कहते ही जेरी ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। ये देख धैर्य की आंखें बड़ी हो गई थी और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। टॉम ने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। वो पीछे पलटकर धैर्य से बोला, इसने मुझे थप्पड़ मारा, तू कुछ करेगा नहीं? धैर्य ने उससे कहा, गलती भी तो तेरी है, इतने लोगों के सामने बिना किसी सबूत के एक लड़की को चोरनी कहेगा तो वो तेरी आरती थोड़ी उतारेगी। टॉम उसकी बात सुन दांत पीसते हुए बोला, अच्छा भाई, यही दोस्ती यही प्यार, मैं भी उस दिन तेरी मदद नहीं करूंगा जब तेरी सुंदरी तेरे पर हाथ उठाएगी। मेरा श्राप है, वो दिन जल्दी आएगा जब तू अपनी सुंदरी के हाथों पिटेगा। धैर्य कुछ कहता, उससे पहले धरा की आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। उसके आने से बाकी के लोग अपने अपने काम में लग गए और धैर्य उसे देख उसे निहारने लगा। धरा उनके पास आई और बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ भीड़ इकट्ठी क्यों कर रखी है? टॉम झट से उसके पास आया और बोला, पहली बार आपको देखकर खुशी हो रही है पिशाचनी जी, ये लड़की। कहते हुए उसने जेरी के तरफ इशारा और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, इस लड़की ने हमारे 10 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। आप जल्द से जल्द पुलिस को बुला दो, वरना कहीं ये आपके होटल से भी कुछ चोरी करके भाग ना जाए। जेरी उसकी बात पर उसके सामने आए और खींचकर एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर लगाते हुए बोली, चोरनी किसको बोला? मैं चोरनी नजर आती हूँ तुम्हें? मेरे सैंडल देख रहा है तू? इसकी कीमत 90,000 रुपए है। जो लड़की सैंडल 90,000 की पहनती होगी वो तेरे पैसे क्यों चोरी करेगी? और कौन से पैसे? मैंने कब तेरे पैसे चुराए चिरकुट? टॉम उसके मुंह से अपने लिए चिरकुट सूंघकर चिढ़ गया और उसके सामने खड़ा होकर अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, कौन चिरकुट? चिरकुट किसे बोला? जानती भी हो किसको चिरकुट कह रही हो? जेरी भी गुस्से से बोली, तुझे चिरकुट कह रही हूँ? चिरकुट को चिरकुट ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तू है चिरकुट, तेरा पूरा खानदान चिरकुट, मुझे चोरनी बोलता है। धीरे धीरे उनके बीच जमकर लड़ाई होने लगी थी। धरा और धैर्य उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ पल बाद धैर्य ने धरा का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले जाते हुए बोला, छोड़ो उन्हें, थोड़ी देर बाद खुद शांत हो जाएंगे, तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। धरा ने भी उसे मना नहीं किया और उसके साथ चली आई। दोनों गार्डन में आ चुके थे, पर गार्डन में आने के बाद धैर्य चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दिल की बात कैसे कहें। वहीं धरा को धूप के वजह से गुस्सा आ रहा था। दोनों बिना कुछ कहे गार्डन में चले जा रहे थे। धरा मन में चिढ़ते हुए बोली, जो कहना है जल्दी कह दो ना, इतनी कड़कती धूप में क्यों घुमा रहे हो? वहीं धैर्य मन में बोला, कैसे कहूं अपने दिल की बात, अगर कह दिया तो ये कुछ गलत ना समझ ले, वैसे भी हमें मिले 2 ही दिन हुए हैं। धरा बात की शुरुआत करते हुए बोली, तुम 24 साल के हो ना धैर्य? धैर्य ने कहा, हाँ, और तुम? धरा ने कहा, मैं 30 साल की हूँ, तुमसे 6 साल बड़ी। उसके कहते ही धैर्य कह पड़ा, तो क्या हुआ, प्यार में उम्र मायने नहीं रखता। उसकी बात सुन धरा ने उसे देखा तो धैर्य अपनी नजरें चुराने लगा।
धरा मन में बोली, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, जल्दी बोलो ना, मुझे जल्द से जल्द शादी करके ये सब खत्म करना है। धैर्य के कान शर्म से लाल हो चुके थे। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर आई थी। उसने हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात कहने को हुआ कि उसे धरा के पीछे वहीं ट्रेन वाली दादी दिखी। उन्हें देख वो हैरान रह गया। वो धरा से बोला, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। धरा को वैसे भी धूप की गर्माहट बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और बिना ज्यादा ध्यान दिए होटल के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद धैर्य उस दादी के पास आया और बोला, दादी आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई, माफ कीजिए पर अब मैं उस लड़की के आत्मा से नहीं मिल सकता। मेरे पास अब एक जीती जागती बेहद खूबसूरत लड़की है जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। दादी का चेहरा देख लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा, किस जीती जागती बेहद खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हो तुम? धैर्य थोड़ा शर्माते हुए बोला, वही लड़की जो अभी अभी अंदर गई। दादी उसकी बात सुन हैरानी से बोली, वो जीती जागती लड़की है? अरे वो भूत है, तुम्हें उसका डरवाना खून से लथपथ चेहरा नहीं दिख रहा था क्या? क्या अब धैर्य धरा का सच जान जाएगा? क्या होगा अगर धैर्य ने धरा की सच्चाई जान ली? क्या तब भी वो उससे शादी करने को राजी होगा या खड़ी कर लेगा अपने लिए कोई नई मुसीबत? धैर्य को पता चला सच। धैर्य दादी की बात सुन कंफ्यूज सा बोला, दादी आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की जो अभी अभी अंदर गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पर आप किसके बारे में बात कर रही हो? दादी ने कहा, बेटा मैं भी उसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिससे अभी तुम बात कर रहे थे। वो लंबे काले बालों वाली लड़की, वो कोई लड़की नहीं है, एक भूतनी है। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और बाल बिखरे हुए थे। तुम भूत देख सकते हो पर शायद उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें उसका असली चेहरा नहीं दिख रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम उस लड़की को आईने के सामने ले जाओ, आईना असली चेहरा दिखाता है, तुम उसमें उसका असली रूप देख पाओगे। धैर्य दादी की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। दादी ने अपनी बात खत्म की और वहां से चली गई। धैर्य भी खुद में उलझा हुआ होटल के अंदर चला आया। टॉम और जेरी अब भी एक दूसरे से लड़ रहे थे पर टॉम ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा हुआ था। जेरी मन में बोली, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या कह रहे थे कि चुड़ैल ने तुम्हारी किस चोरी कर ली? अरे किस तो तुमने मेरी चोरी की है, तुम्हारे वजह से मेरा फर्स्ट किस वेस्ट हो गया। मैं तो तुम्हें उसी वक्त सबक सिखा देती पर हॉटी के आ जाने के वजह से मुझे जाना पड़ गया था। वहीं टॉम की नजरें जेरी के आंखों पर टिकी हुई थी। जेरी की आंखें देख वो मन में बोला, इसकी आंखें तो उस किस चोर चुड़ैल जैसी है, तो क्या ये वही चुड़ैल है? नहीं नहीं, चुड़ैल के तो पैर ही नहीं होते हैं पर इसके तो इतने पतले और खूबसूरत पैर है। जेरी बोली, आइंदा मुझे चोरनी कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी, समझे? टॉम को और थप्पड़ नहीं खाने थे इसलिए उसने झट से बस हाँ में सर हिला दिया। वो बेचारा फिलहाल उसके हाथों से और पिटना नहीं चाहता था। पहले ही उसके दोनों गाल थप्पड़ों के वजह से दर्द कर रहे थे। जेरी ने उसे एक नज़र देखा फिर एटीट्यूड से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद टॉम ने एक राहत की सांस ली और धैर्य को वहां ना देखकर उसे ढूंढने चला गया। इधर धैर्य भी धरा को ढूंढ रहा था पर धरा उसे कहीं नहीं मिल रही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसकी नज़र धरा और जेरी पर पड़ी जो आपस में बातें कर रही थी। उन्हें देख धैर्य झट से उनके पास गया तो जेरी अपनी बात बदलते हुए बोली, थैंक्स यो मैम, आप मुझे अपने इतने बड़े होटल में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। धरा ने सिर हिलाया तो वो धैर्य से बोली, धैर्य तुम उस टॉम की बातों पर ध्यान मत देना, मैं चोरनी नहीं हूँ, जस्ट लुक मी, क्या मैं तुम्हें चोरनी नजर आती हूँ? धैर्य ने उसकी बात सुन उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जेरी के कपड़े, सैंडल और हाथ में पकड़ा बैग सब ब्रांडेड थे। इन सब चीजों को देखकर कोई भी उसे चोरनी नहीं कह सकता था। उसे देख हर कोई यही कहता कि वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। यही सब देखकर धैर्य भी धोखा खा गया और उसने कहा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, असल में हमारे 10 लाख रुपए उस दिन ट्रेन में चोरी हो गए थे इसलिए टॉम को तुम पर शक हो गया था। जेरी ने मुस्कुरा कर कहा, इट्स ऑक, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, कहकर वो अपने बालों को ठीक करने लगी। तभी धरा ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा हो गया ना, तो अब जा सकती हो। उसके कहते ही जेरी अपने सेंस में आए और जल्दी से हाँ में सर हिलाकर वहां से 9-2-11 हो गई। उसके जाने के बाद धरा ने धैर्य से पूछा, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? उद्धरण चिन्ह। धैर्य सफेद झूठ कहते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस कुछ याद आ गया था, वैसे अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? धरा भी तो यही चाहती थी कि धैर्य ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताए ताकि उसे उससे पागलों की तरह प्यार हो जाए और वो उसके साथ शादी करने को राजी हो जाए, पर इसके साथ ही धरा ये भी जानना चाहती थी कि धैर्य भूतों को देखने के अलावा और क्या क्या कर सकता है और उसके पास और कितनी शक्तियां हैं, इसलिए उसने हाँ कह दिया। कुछ देर बाद धरा और धैर्य दोनों कॉफी टेबल पर बैठे थे। धरा को कॉफी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी इसलिए वो शांत सी बैठी थी। वहीं धैर्य उसे अपनी नजरें बचाकर आसपास देख रहा था ताकि उसे कहीं भी आईना दिख जाए और वो उसमें धरा का चेहरा देखकर कंफर्म कर सकें। धरा उसकी नजरें कहीं और देखकर बोली, धैर्य आर यू ऑक, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? धैर्य ने अनजाने में कहा, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ।
क्या? धरा ने कहा तो धैर्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब मैं टॉम को ढूंढ रहा था, वो भी यहीं आने वाला था पर अब तक आया नहीं। धरा को उसकी बातों पर थोड़ा डाउट तो हुआ पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, आज जाएगा तुम वो सब छोड़ो, कॉफी पियो वरना ठंडी हो जाएगी। धैर्य ने सिर हिलाया और कॉफी पीने लगा। धरा उसके बोलने का वेट कर रही थी। उसे लगा था कि शायद आज धैर्य उसे प्रपोज करेगा, पर धैर्य के मन में तो अब शक पैदा हो चुका था। धैर्य ने कॉफी खत्म की और धरा से बोला, शाम होने वाली है, मुझे अब जाना चाहिए। धरा ने कहा, इतनी जल्दी क्यों जाना है, थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? धैर्य मन में बोला, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूं, पर अब मुझे डर लगने लगा है, अगर तुम सच की भूतनी हुई तो मैं क्या करूंगा? उसने कहा, टॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, पर यहाँ इंटरव्यू देना भी जरूरी था, इसलिए वो भी मेरे साथ आ गया। कहते हुए उसे अचानक याद आया कि उसने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं। उसने झट से अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चुका था। ये देख उसने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी धरा ने कहा, डोंट वरी, तुम्हें इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। मैंने जब तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स खाए थे उसी वक्त मैंने तुम्हें अपने होटल में शेफ की पोजीशन देने की सोच ली थी। तुम जब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो। धरा की बात सुन धैर्य के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, थैंक्स अगेन, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो, मुझे जॉब की सख्त जरूरत थी। धरा ने उसे एक झूठी स्माइल पास की, फिर दोनों होटल से निकलने लगे। तभी धैर्य का मोबाइल रिंग हुआ। उसने मोबाइल के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो पाया कि टॉम उसे कॉल कर रहा है। ये देखकर धैर्य ने धरा से कहा, धरा तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। धरा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। धैर्य ने कॉल रिसीव किया, टॉम से बात करने लगा। टॉम ने उसे बताया कि वो बाहर पार्किंग एरिया में उसका वेट कर रहा है। उसकी बात सुन धैर्य ने उसे वहीं रुकने को कहा और कॉल कट कर पीछे पलटा तो उसकी नज़र धरा पर पड़ी और उसकी आंखें बड़ी हो गई। टॉम पार्किंग एरिया में धैर्य का वेट करते हुए खुद से बोला, अभी तक आया क्यों नहीं ये, और कितना टाइम लगेगा इसे? तभी धैर्य भागते हुए उसके पास आया और बाइक की चाबी उसे देते हुए बोला, बाइक स्टार्ट कर और जल्दी निकल यहाँ से। टॉम ने उसे इतना हड़बड़ी में देखकर पूछा, क्या हुआ, तू इतनी जल्दी में क्यों है? धैर्य ने हेलमेट लिया और उसके सिर पर पहनाते हुए बोला, वो सब घर जाकर बताऊंगा, पहले तू जल्दी से बाइक स्टार्ट कर। उसे इतना हड़बड़ाते हुए देखकर टॉम को कुछ सही नहीं लगा, इसलिए उसने आगे और कुछ नहीं पूछा। उसने बाइक स्टार्ट की और धैर्य के पीछे बैठते ही होटल से निकल गया। टॉम बाइक चलाते हुए बोला, क्या हुआ अब तो बता, तूने होटल में कोई भूतनी देख ली थी क्या, जो इतनी हड़बड़ी में भाग कर आया था? धैर्य अपना पसीना पोंछते हुए बोला, हाँ भूतनी ही देखी थी मैंने, और वो भी कोई अरी गहरी भूतनी नहीं, बहुत ज्यादा डरावनी भूतनी। इधर धरा चुटकी बजाकर अपने जादू से बंगलो वापस लौट आई थी। वो सोफे पर बैठने को हुई कि उसे अपने हाथ में पहने रिंग की डायमंड गायब दिखी। ये देख उसे याद आया कि जब वो धैर्य के साथ होटल से निकल रही थी तब उसके हाथ से रिंग गिर गई थी। उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया था और सिर्फ रिंग उठा लिया था। उसने फिर से चुटकी बजाई और होटल के उसी जगह पर पहुंच गई जहां रिंग गिर गई थी। उसने देखा कि रिंग का डायमंड वहीं कुछ दूरी पर गिरा हुआ है। वो उसे उठाने के लिए झुकी, फिर उसे उठाकर देखने लगी तो उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी जहां एक छोटा सा डेकोरेशन के लिए आईना लगा हुआ था। उस आईने में उसका असली चेहरा यानी खून से लथपथ चेहरा दिख रहा था। आईने में खुद को देखते ही उसे अचानक याद आया कि धैर्य उस वक्त उसके ठीक पीछे खड़ा था। सारी बातें याद करते ही धरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब क्या होगा बेचारे धैर्य के साथ? क्या वो धरा से खुद को बचा पाएगा या धरा उसे हमेशा के लिए खुद के साथ कर लेगी कैद?